ऑलराइट। तो एक काम करते हैं, कल का जो डिस्कशन था ना उसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं, फिर आज हम लोग और कुछ नए पॉइंट सीखने वाले हैं, है ना। तो कल का जो सेशन था उसमें ज्यादा हमने क्या डिस्कस किया था, हमने स्टॉक मार्केट के बहुत सारे मिथ्स डिस्कस किए थे, है ना। फिर उसके बाद में, हाँ, हम लोग ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको एक बार ये और क्लियरली बता देता हूँ। हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, दो फायदे हैं उसके क्लियरली। एक तो शेयर का भाव बढ़ेगा तो हमें फायदा मिलेगा, दूसरा फायदा मिल सकता है डिविडेंड से, है ना। तो कल हमने डिविडेंड के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था और मैंने बताया था आपको कि डिविडेंड कंपनी कितने रुपए दे रही है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। क्या चेक करना चाहिए आपको डिविडेंड के टाइम पे, कितने रुपए पर शेयर डिविडेंड मिल रहा है वो चेक करोगे, या फिर आपने कितने रुपए में शेयर खरीदा है और उसके कंपैरिजन में आपको कितने रुपए डिविडेंड मिल रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म यूज किया था हम लोगों ने कल, डिविडेंड यील्ड बोलते हैं, है ना। तो जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है कि डिविडेंड यील्ड कितना मिल रहा है, बराबर। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या है, मैं अगर सपोज 100 रुपए लगा रहा हूं और उस पे मेरे को 2 रुपए डिविडेंड कंपनी दे रही है, मतलब मेरा डिविडेंड यील्ड हो गया 2%। सही है। ये मैटर करता है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कि आपके पैसों पे आपको कितना रिटर्न बन रहा है डिविडेंड की वजह से। ओके। तो कल मैंने बजाज फाइनेंस का आपको एग्जांपल दिया था, और बजाज फाइनेंस ने कितना स्पेशल डिविडेंड रिसेंटली डिक्लेयर किया है आपको अगर याद है तो बताओ। बजाज फाइनेंस का नंबर 12 रुपए, और उसका शेयर का प्राइस था 9,000। तो 9,000 रुपए लगा के 12 रुपए मिल रहे हैं, बहुत कम हो गया डिविडेंड यील्ड, है ना। सिमिलरली एमआरएफ, एमआरएफ का शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 1,37,000, और उसने डिविडेंड दिया 3 रुपए, है ना। 3 रुपए मिल रहे हैं 1,37,000 लगा के, मतलब उसका डिविडेंड यील्ड बहुत कम हो गया, राइट। बहुत सारे कंपनीज हैं बट ऐसे जो बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड देते हैं, जैसे कि आईटीसी, जैसे कि कोल इंडिया, है ना। और कैसे चेक करोगे आप कि कौन से कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, आपको स्क्रीनर पे जाना है और आपको वहां पे कंपनी का नाम सर्च करना है, और वहां पे नीचे स्क्रॉल करके बैलेंस शीट वाले टैब पे आना है, साइड में कॉर्पोरेट एक्शन होगा उस पे क्लिक करो, कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया आपको पूरा हिस्ट्री समझ में आएगा, है ना। देखो ये कोर्स का मेन मतलब ही वही है कि आपको स्क्रीनर वेबसाइट का हर एक चीज समझ में आना चाहिए। जब आप एक पॉइंट पे आ जाओगे ना कि आपको स्क्रीनर वेबसाइट का हर एक एलिमेंट समझ में आ रहा है, मतलब आप एक ढंग के इन्वेस्टर बन सकते हो, ठीक है। चलो, अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, कैपिटल अप्रिसिएशन, एक क्वेश्चन का आंसर करो। स्टॉक मार्केट में ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। वर्ड सुना होगा आपने, है ना। लॉन्ग टर्म किसको बोलता है, लॉन्ग टर्म मतलब मैंने बहुत टाइम तक शेयर को रख के बाद में सेल करने का डिसाइड किया। शॉर्ट टर्म मतलब मैं जल्दी खरीद के जल्दी इसको सेल कर रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म कब होगा और शॉर्ट टर्म कब होगा, देयर इज अ रिटन रूल, है ना। इनकम टैक्स में इसका एक प्रॉपर रूल बना हुआ है कि अगर मान लो कोई शेयर मैंने 1 साल खरीदा, 1 साल, और 1 साल के ऊपर उसको मैं खरीद के अगर सेल करता हूं, तो 1 साल से ऊपर अगर आप कोई शेयर को खरीद के सेल करते हो तो वो होगा लॉन्ग टर्म, है ना। और अगर 1 साल के अंदर अंदर वो शेयर को आपने खरीद के सेल कर दिया वो होगा शॉर्ट टर्म। वेरी वेरी सिंपल। नए नए टर्म्स रोज सीखने मिलेंगे और आपको उतना नहीं पता होगा, बट ये सब नोट्स में है ऑलरेडी, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं जहां बोलूंगा थोड़ा नोट कर लो, तभी नोट करना, राइट। अच्छा, फिर से बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ऊपर, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर सेल कर दिया, राइट। अच्छा, और इंट्राडे क्या होता है, वो तो एक ही दिन में बेच दिया, एक ही दिन में खरीदा और सेम डे सेल कर दिया, उसको इंट्राडे बोलते हैं, बराबर। अच्छा, इंट्राडे मतलब बेसिकली स्टॉक मार्केट चालू कितने बजे होता है, 9:15 को स्टार्ट होता है ना। ट्रेडिंग 9:15 से स्टार्ट होता है और खत्म कब होगा, 3:30 को खत्म होगा, है ना। वैसे आपको नहीं पता होगा बट 3:30 बजे के बाद भी हम लोग ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मैं बताऊंगा, ये सब एक अलग सेशन होगा। अभी थोड़ा बहुत आपको रोज हर लेक्चर में समझ में आएगा, राइट। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बताऊंगा आपको, डिविडेंड कौन कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड यील्ड दे रही है। अच्छा, ये बताओ, डिविडेंड यील्ड ज्यादा है तो अपने को ज्यादा मजा आएगा या कम है तो अपने को ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा चाहिए, है ना। डिविडेंड यील्ड ज्यादा मतलब आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, ओके। तो ये देखो, डिविडेंड यील्ड अगर आपको स्क्रीन करना है, मैं आपको ये नया पॉइंट सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना, ओके। तो आपको ये कैसे समझेगा कि कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये भी बताओ। चलो इसका आंसर करो। अभी कौन सी कंपनी अभी आगे नेक्स्ट महीने में डिविडेंड देगी, आपको कैसे समझेगा।
हाँ, रेगुलेशन 30, वेरी गुड। रेगुलेशन 30 जो वेबसाइट है ना, उसका अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको हर रोज उसका न्यूज़लेटर मिलेगा। उस न्यूज़लेटर में लिखा जाता है कि भाई ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो रेगुलेशन 30 रोज पढ़ना पड़ता है, वो एक आदत होनी चाहिए। ओके, तो रेगुलेशन 30 का कल शायद मैंने लिंक पोस्ट नहीं किया, मैं आपको वो ग्रुप में एक बार, अलग से ग्रुप बनेंगे हम लोग और उसमें मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ रेगुलेशन 30 का। बहुत ज्यादा फायदेमंद है वो। अगर आप रोज पढ़ोगे ना, आपको पता भी नहीं ज्यादा कुछ, अगर आप रोज पढ़ने की आदत रखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि यार ये कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है, ये कंपनी में बोनस मिल रहा है, ये कंपनी में राइट्स इशू हो रहा है। ये सब टर्म्स आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। बोनस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, राइट्स इशू क्या होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे, राइट। आपने सुना भी होगा बट डिटेल में बताऊंगा मैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली इसको कैसे देखते हैं। ओके, अच्छा अभी मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ। स्क्रीनर वेबसाइट का मेन पर्पस क्या होता है पता है? स्टॉक एक्सचेंज पे हजारों कंपनीज है और हर कंपनी में कुछ ना कुछ इवेंट चल रहा है ना। मेरे को अगर मेरा कोई पर्टिकुलर पर्पस है, उसको मैं वो पर्पस को इसमें फीड करके स्टॉक को स्क्रीन करा सकता हूँ। स्क्रीन करने का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे को ये चाहिए कि इंडिया में ऐसे कितने कंपनीज हैं जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे और जो डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं 5% से ऊपर। वैसे 5% का डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड माना जाता है, 5 से 6% काफी अच्छा होता है। एफडी में कितना रिटर्न मिलता है? 6-7% रिटर्न मिलता है, बट एफडी में आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। अगर आपने 5 लाख रुपए का एफडी किया है तो आपको हर साल 6 से 7% ही मिलेगा, वो पैसा 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा, है ना। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, शेयर का भाव बढ़ेगा, वहां से फायदा होगा, और डिविडेंड यील्ड अगर अच्छा है तो वहां से भी फायदा होगा, राइट। अब मैं आपको एक सिंपल स्क्रीन करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज है। आप जब और थोड़े एडवांस लेवल पे सीखोगे तो आपको लगेगा ये तो सर ने बहुत बेसिक एलिमेंट्री चीज सिखा रहे हैं सर, है ना। अब देख लो यहाँ पे स्क्रीन्स का टैब है ना। जस्ट अ मिनट। इंटरनेट इशू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। स्क्रीन्स के टैब में एक अलग से आपको बस एक प्रॉम्प्ट करना होता है। वो प्रॉम्प्ट ये है कि आपको डिविडेंड यील्ड चाहिए कंपनीज में, ठीक है, देखेंगे जब वापस नेट आएगा तब। उसमें आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट करना होता है डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 5%, इतना ही पुट करो और बस स्क्रीन का बटन क्लिक करो तो उसमें लिस्ट बना के देगा वो आपको कि इंडिया में कितने कंपनीज हैं जो आपको 5% से ज्यादा डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। और आपको बैठे बैठे लिस्ट मिल गया, आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज में ज्यादा डिविडेंड यील्ड बन रहा है। आप खुद से वो स्क्रीन करके चेक कर सकते हो कि कितने कंपनीज आज इंडिया में ऐसे हैं जो 5% से ज्यादा आपको डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या बता रहा हूँ, राइट। तो स्क्रीन करना मतलब क्या, हम लोग हमारे लिस्ट को नैरो डाउन कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे कंपनीज है लिस्टेड, बट मेरे को उसी कंपनी में इंटरेस्ट है फिलहाल जो डिविडेंड यील्ड ज्यादा दे रही है। अगर मेरा ऐसा इंटेंशन है, मैं वहां पे प्रॉम्प्ट डालूंगा और मेरे को लिस्ट बना के देगा स्क्रीनर। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ स्क्रीनर। तो हमारे अलग अलग प्रॉम्प्ट्स को हम लोग वहां पे पुट करके स्क्रीनर आपको हेल्प करेगा कंपनीज को नैरो डाउन करने के लिए। ओके, चलो अच्छा एक दो क्वेश्चंस और पूछता हूँ, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आज 2-3 कॉन्सेप्ट्स और बताने हैं। आप लोग ये बताओ, डिविडेंड हमें मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शेयर को कब खरीदना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, है ना। अगर मेरे को डिविडेंड चाहिए एज एन इन्वेस्टर तो शेयर को खरीदना पड़ेगा, बट कब खरीदना पड़ेगा? 2-3 डेट्स होते हैं जो बहुत मैटर करते हैं, ना। एक होता है आपका रिकॉर्ड डेट, अगर आपको कल का डिस्कशन याद है तो, है ना। रिकॉर्ड डेट, ठीक है। रिकॉर्ड डेट के पहले हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कम डिविडेंड। और रिकॉर्ड डेट के बाद में एक टर्म यूज किया जाता है एक्स डिविडेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आपने शेयर परचेज किया, कम डिविडेंड मतलब उसमें डिविडेंड मिलेगा, इंक्लूड होगा, है ना। और अगर रिकॉर्ड डेट के बाद परचेज किया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड डेट के बाद ये हो जाएगा एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड मतलब एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, अब डिविडेंड नहीं मिलेगा।
तो एज एन इन्वेस्टर आपको कौन सी डेट को याद रखना पड़ेगा कि ये कंपनी का रिकॉर्ड डेट क्या है, वो आपको रिकॉर्ड डेट पे एम्फोसिस देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये बताऊं कि रिकॉर्ड डेट से कोई कंपनी का है 9 मई 2025, है ना, और अगर आपको इसका डिविडेंड चाहिए तो आपको रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम चाहिए। सिंपल सा फंडा है, बहुत इजी है। हर कंपनी मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करती है ना। एक प्रॉब्लम है बट उसमें, समझो इस चीज को, मैं कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं। खरीदना और बेचना इजी हो गया डीमैट अकाउंट की वजह से, राइट। हम लोग बहुत आसानी से शेयर को खरीद सकते हैं, बहुत इजीली बेच सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि कंपनी के शेयर होल्डर्स रोज चेंज हो रहे हैं? सोच के बताना आंसर, आपको क्या लगता है, आप बोलो। मेरे पास, मैंने कल रिलायंस के शेयर्स परचेज किए, आज बेच दिए, मतलब मैं कल शेयर होल्डर था, आज नहीं हूं। ऐसा तो बहुत फ्रीक्वेंटली रोज लोग शेयर्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो कंपनी का जो रजिस्टर है मेंबर्स का, जिसमें कंपनी अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करती है, वो तो रोज चेंज हो रहा है ना। तो कंपनी को कंफ्यूजन होगा कि हमारे कंपनी का मेंबर कौन है, राइट। इसलिए कंपनी क्या करती है, रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है। रिकॉर्ड डेट के दिन रजिस्टर में जिनका जिनका नाम है उनको मिलेगा डिविडेंड। इसलिए डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करती है तो रिकॉर्ड डेट भी फिक्स करती है। रिकॉर्ड डेट के दिन रजिस्टर में मेरे को, कंपनी के रजिस्टर में मेरा नाम आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, 9th में रिकॉर्ड डेट है तो मेरे को शेयर परचेस करना पड़ेगा 9th मई के पहले। कब खरीदूं? कभी भी खरीदो 9th मई के पहले, ठीक है। बट आइडियली आप लास्ट कब तक खरीद सकते हो, 8th मई तक। क्यों? 9th में रिकॉर्ड डेट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 9th मई को जाके शेयर परचेस करोगे, राइट। अगर आप 9th मई को शेयर परचेस करोगे तो आपको डिलीवर होगा एक दिन के बाद। T+1 का सेटलमेंट आइडिया होता है ना। सेटलमेंट मतलब क्या, हम जिस दिन शेयर को परचेस करते हैं उस दिन वो शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। शेयर को क्रेडिट होने के लिए एक दिन लगता है। पहले 2 दिन का टाइम था सेटलमेंट का, अब एक दिन पे आ गया। आज अगर मैंने शेयर परचेस किया तो आज के आज डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा, कब आएगा, कल आएगा। तो अगर 9th मई को मेरे को रिकॉर्ड डेट के दिन मेरा नाम चाहिए तो मेरे को बाय ऑर्डर प्लेस कब करना पड़ेगा, 8th मई को। 8 तारीख को बाय ऑर्डर प्लेस किया, 9th मई को आपका नाम रजिस्टर में आ गया, यू आर नाउ एलिजिबल। सर 10th मई को सेल कर सकते हैं क्या? बेच दो फिर भी डिविडेंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो 9th मई के दिन जिनका नाम है वो चेक किया है, 10th मई को आपका नाम है या नहीं फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या? एक चीज और, अगर आप 10th मई को बेचोगे तो भी 10th मई को आप शेयर होल्डर हो। क्यों? आपने 10th मई को बेचा, सामने वाले को मिलेगा एक दिन के बाद, तो आप 10 तारीख को आप अभी भी शेयर होल्डर हो। बताने का पर्पस ये है कि आप उसको अगले दिन सेल कर सकते हो जब वो एक्स डिविडेंड हो जाएगा। बट दिस इज अ प्रॉब्लम, जनरली जब भी कोई शेयर एक्स डिविडेंड होता है उसके शेयर का प्राइस डिविडेंड के प्राइस की हद तक एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, राइट। तो डिविडेंड से कमाई करना इतना फास्टली ये बहुत इजी काम नहीं है। आप खरीदोगे आपको डिविडेंड मिलेगा, बेचने जाओगे शेयर का भाव गिर जाएगा, क्योंकि डिविडेंड के हद तक वो एडजस्ट होता है। डिविडेंड से कमाई करने का सही तरीका क्या है, आप ऐसे कंपनीज आइडेंटिफाई करो जो हर साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा डिविडेंड दे रहे, वैसे करके आपका डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको एनएससी का, है ना। तो 1000 रुपए का शेयर का भाव था उसका, अब 8500 हो गया इफेक्टिवली, और उसका डिविडेंड हर साल बढ़ रहा है। तो डिविडेंड यील्ड जो है वो मेरा हर साल इंक्रीज हो जाएगा अगर मैंने बहुत पहले उसको खरीद के रखा है तो। अगर कंपनी हर साल डिविडेंड ज्यादा देगी ऑटोमेटिकली डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा, राइट। सो दैट इज द पॉइंट, आपको वो चीज दिमाग में रखनी है। अच्छा, अब मैं ना आपको एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। समझने के बाद आपको इसके ऊपर बेस्ड 2 कॉन्सेप्ट्स और समझ में आएंगे, राइट। अब देखो, हर कंपनी का एक फेस वैल्यू होता है, ठीक है, और उसका अपना मार्केट प्राइस भी होता है, ठीक है। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट, फेस वैल्यू किसको बोलते हैं और ये मार्केट प्राइस एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। कल थोड़ा डिस्कशन हुआ था वैसे, बट आप लोग मेरे को ये बता सकते हो क्या फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में से कौन सा प्राइस रोज चेंज होगा और कौन सा प्राइस कांस्टेंट रहता है? मार्केट प्राइस रोज चेंज होगा, ठीक है। मार्केट प्राइस रोज चेंज हो सकता है, ये फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है। फेस वैल्यू जो है ये जनरली चेंज नहीं होता, ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी ट्राई कर सकते हैं क्या अगर आपको पता है तो? फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, व्हाट इज फेस वैल्यू? शेयर का इनिशियल प्राइस, करेक्ट, शेयर का इनिशियल प्राइस उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इनिशियल प्राइस कैसे डिसाइड होता है?
और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद फेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट में फिर से आएंगे, है ना? आप थोड़ा सोचना और सोच के आंसर करना, ठीक है? सपोज इमेजिन करो कि एक पिज्जा है, ठीक है? अब ये पिज्जा को मैं सपोज दो तरीके से कट कर सकता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? ये देखो, ये मेरा पहला तरीका है इसको कट करने का। यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया। कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए, ओके। अच्छा ये देख लो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है? अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैं इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड ना करके बस 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ओके। अच्छा, दोनों में एज सच कुछ फर्क नहीं है क्योंकि पिज्जा का क्वांटिटी उतना ही है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको फर्स्ट तरीके से पिज्जा सर्व करूं या सेकंड तरीके से पिज्जा सर्व करूं, कौन सा बेटर है आपके लिए? या दोनों सेम ही है? दोनों सेम क्यों है? क्योंकि भाई पिज्जा का साइज तो उतना ही है। अब उसके 4 टुकड़े करके आप खाओ या 2 टुकड़े करके खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? कंपनी का भी ऐसी होता है। मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। ये जो ना बच्चों, यहाँ पे देख लो, अगर मैं इसके 4 टुकड़े करूंगा तो हर पीस में कितना आएगा? 25%, 25%, 25% एंड 25%। दिस वन पीस जिसका 25% हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका जो टोटल अमाउंट का 25% है, दिस इज नथिंग बट फेस वैल्यू, है ना? फेस वैल्यू, ठीक है? अब इसको कंपनी के पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो फेस वैल्यू जो होता है ना, वो ऐसे ही नाम के लिए होता है ना? मतलब ज्यादा रहो या कम रहो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लो, ये पिज्जा का जो एग्जांपल है दिमाग में रखना, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको और आगे डिस्कस कर रहे हैं, राइट? ऑलराइट, सी, मान लो एक कंपनी है, ठीक है? उसने क्या किया, शुरुआत में अपना टोटल शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है, ये रखा है से 100 करोड़। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी को 100 करोड़ रुपयों की जरूरत है, ओके? 100 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए, ये हो गया इसका शेयर कैपिटल, ओके? अब क्या होता है प्रॉब्लम, 100 करोड़ रुपए कंपनी किसी एक पर्सन को बोलेगी मेरे को 100 करोड़ रुपए दे दो, तो कोई देगा नहीं। तो कंपनी क्या करती है, ये शेयर कैपिटल के टुकड़े करती है। जैसे हमने पिज्जा के टुकड़े किए, वैसे कैपिटल को ब्रेक करना पड़ता है और हर टुकड़े को हम लोग बोलते हैं शेयर। वेरी सिंपल, है ना? अब देख लो, यहां पे आप खुद ही बताना, 100 करोड़ को अगर मैं इस तरीके से 10 करोड़ टुकड़े करूं तो ये हो गए 10 करोड़ शेयर्स। अगर मैं 100 करोड़ के 10 करोड़ टुकड़े करूं तो आपको ये बताना है हर एक पीस का क्या वैल्यू होगा, बताओ? 10 करोड़ शेयर्स हो गए इनटू ₹10 पर शेयर, ये हो गया 100 करोड़। ये 10 रुपए पर शेयर क्या पता है? इसी को तो बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, ठीक है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, फेस वैल्यू ज्यादा है तो अच्छा या कम है तो अच्छा, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं, सुनो। अगर मेरे को 10 से 100 करना है, कर सकता हूं, बट अगर मैं यहाँ पे इसको 10 के जगह 100 कर दूंगा तो क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। मेरा टोटल शेयर कैपिटल तो उतना ही है, पिज्जा उतना ही है ना? उसके 4 टुकड़े करो या 2 टुकड़े करो या 8 टुकड़े करो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ का 100 करोड़ ही है। अब उसको आप कितने टुकड़े करोगे उसके हिसाब से आपका फेस वैल्यू डिसाइड होगा। तो आप मुद्दे की बात बताओ, फेस वैल्यू का अपना कुछ अलग इंपॉर्टेंस होता है क्या? इसका आंसर है नहीं। फेस वैल्यू आप कितना भी रख सकते हो, आप 100 रखना है 100 रखो, आप 1 रुपए भी रख सकते हो। बताओ, अगर मैंने 1 रुपए फेस वैल्यू रखा तो क्या होगा? फेस वैल्यू 1 रुपये हो गया तो 100 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे। ज्यादा शेयर्स दूंगा मैं, सस्ते वाले, 1 1 रुपए के, है ना? तो बहुत सिंपल सी बात है। और इसीलिए फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू
इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल मतलब नाम के लिए, भाई ये नाम के लिए तो है, टाइम पास ही तो चल रहा है, 10 रखो या 100 रखो या 1 रखो, आपकी मर्जी है, बट लॉ बोलता है 1 से नीचे नहीं हो सकता है। भाई पॉइंट में कैसे रखोगे आप, है ना, आप कम से कम 1 रुपए रख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जैसे कि जिसका शेयर का भाव बहुत बढ़ चुका है, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इवन एमआरएफ हो गया, एमआरएफ का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 1,37,000, बट उसका फेस वैल्यू इतना नहीं है, उसका फेस वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 रुपए होगा कुछ, समझ रहे हो आप, है ना, मतलब फेस वैल्यू तो बहुत पहले शुरुआत में डिसाइड होता है, उसके बाद में मार्केट प्राइस जो है वो चेंज होते रहता है। हर रोज क्या चेंज होता है, मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू हर रोज चेंज नहीं होता है, कभी कभी फेस वैल्यू भी चेंज हो सकता है, कब होगा वो बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ओके। बिफोर वी डिस्कस दिस फेस वैल्यू कब चेंज होगा और कैसे चेंज होगा, मैं आपको उसका रीजन के साथ बताऊंगा। पहले एक बहुत सिंपल चीज डिस्कस करते हैं, पहले बताओ फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा सबको, फेस वैल्यू समझा, फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है, स्टार्टिंग में जो कंपनी को चला रहे हैं प्रमोटर्स, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया, प्रमोटर्स मतलब कौन, वो लोग जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया, उनको क्या बोलते हैं, फाउंडर्स या प्रमोटर्स, जिन्होंने चालू किया। अगर सपोज मैं कोई कंपनी चालू करने का सोचता हूं, मैं डिसाइड करूंगा फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए, 100 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, मेरी मर्जी, राइट, ठीक है, अच्छा। बट मैं आपको अब आगे थोड़ा डिस्कशन को हम लोग बढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस हो रहा है, ध्यान से सुनना, सिंपल पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स है। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करो, ये देखो, मैं इकोनॉमिक्स का एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो आपको आंसर करने आता है क्या, और है ना ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ाए कभी तो भी आएगा ये, है ना। किसी भी चीज का सप्लाई अगर बढ़ता है, चीज का सप्लाई बढ़ रहा है, तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, और अगर किसी चीज का सप्लाई कम होता है तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, आराम से सोच के बताओ, सप्लाई का प्राइस पे क्या असर होता है, ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको ऐसे ही समझ में आना चाहिए, अगर किसी ने कॉमर्स लिया भी नहीं है ना, तो भी उसको ये समझ में आना चाहिए, बहुत बेसिक लाइफ वाला क्वेश्चन है। तो बताओ सप्लाई का प्राइस पे क्या असर होता है, सप्लाई ज्यादा होता है कोई चीज का तो उसका भाव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्यों, जो चीज आसानी से मिलती है, जिसका सप्लाई बहुत है, उसका प्राइस कम होता ही है ना, और जो चीज आसानी से नहीं मिल रही है, जिसका सप्लाई बहुत कम है, इमेजिन करो कि आपको कोई चीज चाहिए और मार्केट में नहीं मिल रही है, आप ज्यादा पैसे देने को रेडी हो जाओगे, क्योंकि नहीं मिल रही है मार्केट में, है ना, ठीक है। तो अभी देख लो एक सिंपल एग्जांपल, अभी बीच में अगर सपोज आपने सुना होगा टमाटर के भाव बढ़ गए थे, क्यों बढ़े थे, सप्लाई कम था, टमाटर का सप्लाई नहीं था, मार्केट में आप जा रहे हो टमाटर खरीदने के लिए, आप 10 जगह जाने के बाद में आपको बड़े मुश्किल से किसी दुकान पे टमाटर मिले, आप ज्यादा पैसे दोगे उसको, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, सप्लाई कम तो प्राइस ज्यादा होगा, और सप्लाई ज्यादा मतलब आसानी से हर जगह टमाटर मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, भाव करोगे, आप टमाटर बेचने वाले को क्या बोलोगे, अरे भैया इतना महंगा, ये बाजू वाला तो और सस्ता दे रहा है ना, तो मतलब आपको ज्यादा जरूरत नहीं उसकी, क्योंकि सप्लाई बहुत है, जो चीज आसानी से मिलती है, जिसका सप्लाई ज्यादा, उसका प्राइस कम, और जो चीज बड़े मुश्किल से मिलती है, जिसका सप्लाई कम, वहां पे प्राइस ज्यादा, है ना। मैं हमेशा एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल आप कभी नहीं भूलोगे, पानी के बोतल का एग्जांपल, आई ऑलवेज यूज दिस वेरी वंडरफुल एग्जांपल, आप थोड़ा इमेजिन करो कि ये एक नॉर्मल पानी की बोतल है, अगर आपको एक पानी की बोतल परचेस करनी किसी किराना दुकान पे, कितने रुपए मिलेगी, 20 रुपए मिलती है ना, अच्छा। कमाल की चीज है, सेम पानी की बोतल एयरपोर्ट पे 300 रुपए मिलती है, क्यों, वही पानी की बोतल है, वही पानी है, सब वही है, सेम पानी की बोतल जो आप एक रेगुलर किराना दुकान पे 20 रुपए में खरीदते हो, सेम पानी की बोतल आपको मिलेगी एयरपोर्ट पे 300 रुपए में, और आप दोगे भी, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा दुकान नहीं है, वहां सप्लाई लिमिटेड है, और एक बार एयरपोर्ट में आ गए तो वापस बाहर जा नहीं सकते जल्दी से, सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है, जहां सप्लाई कम वहां पे प्राइस ज्यादा। सेम पानी की बोतल कोई रेगिस्तान में बेच रहा है, तो सपोज आप रेगिस्तान में फंस गए और आपको बहुत प्यास लगी है, और दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं है, बड़े मुश्किल से कोई पर्सन आपको मिल रहा है जो पानी का बोतल बेच रहा है ना, कोई मारवाड़ी या कोई गुजराती आ गया वहां पे और वो पानी का बोतल बेच रहा है ना, और वो पानी का बोतल बेच रहा है 5,000 रुपए में, आपको बहुत प्यास लगी, आप देख रहे हो कई दुकान नहीं पानी की, आप दे दोगे शायद, अगर हो गए पैसे और प्यास लगी तो शायद दे दोगे, मतलब पानी की बोतल की कीमत 20 रुपए से 5,000 हो गई, कैसे, सप्लाई कम, तो सप्लाई कम तो प्राइस ज्यादा, और सप्लाई ज्यादा तो
प्राइस कम। अब इमेजिन करो एक बहुत क्लीन रिवर है, बहुत साफ सुथरा पानी है ना, और वो नदी में से लोग ऐसी पानी पी रहे हैं। अब वहां जाके मैं पानी का बोतल बेचूं तो कोई खरीदेगा क्या? जब फ्री में पानी मिल रहा है कोई खरीदेगा क्या? नहीं। क्यों? सप्लाई पानी का ज्यादा है तो उसका प्राइस कम रहेगा। सिंपल इकोनॉमिक्स, प्राइस ज्यादा, सॉरी सप्लाई ज्यादा प्राइस कम, और सप्लाई कम तो प्राइस ज्यादा। अब ये सेम स्टॉक मार्केट में भी होगा, इसको लिंक करना है। ऐसी मैं आपको एक अलग कहानी नहीं बता रहा हूं, है ना। सप्लाई ज्यादा प्राइस कम, सप्लाई कम प्राइस ज्यादा। लेट्स लिंक दिस टू स्टॉक मार्केट, है ना। अब फिर से आते हैं हमारे फेस वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट पे। अंडरस्टैंड। अभी इमेजिन करो कि कोई कंपनी है ना, इसका टोटल शेयर कैपिटल है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। इसको स्प्लिट किया है 10 करोड़ शेयर्स में। अब आप खुद से बोलो, अगर कंपनी के प्रमोटर ने डिसाइड किया कि 100 करोड़ का जो मेरा कैपिटल है उसके मैं 10 करोड़ टुकड़े करूंगा, तो एक टुकड़े का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 रुपए, है ना। ये जो 10 रुपए, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फेस वैल्यू। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेस वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 10 का 100 भी कर सकते हो। अच्छा, फेस वैल्यू 10 का 100 हो गया, मतलब कंपनी की कीमत 10 गुना नहीं बढ़ गई? वही तो बता रहा हूं। समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूं? इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब देख लो, मैं आपको एक और इजी एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत जल्दी समझेगा। मेरे जेब में 100 रुपए का एक नोट है, मेरे जेब में, सपोज मेरे जेब में 100 रुपए का नोट है, ठीक है, और एकांत सर के पास 10 रुपए का नोट है। कौन अमीर है? मेरे पास, मैं 100 रुपए का एक नोट आपको दिखाता हूं, एकांत सर आपको 10 रुपए का नोट दिखा रहे हैं, कौन अमीर है? नहीं बोल सकते। मेरे पास एक ही 100 रुपए का नोट है और एकांत सर के पास 10 रुपए के 100 नोट है, तो टोटल कीमत उनके पास 1000 रुपए की होकर मेरे पास 100 रुपए ही है। तो आपको क्या चेक करना है? मल्टीप्लाई करके ये चेक करो कि टोटल कितना हो रहा है। ये ऊपर का जो नंबर है ना 100 करोड़, ये उतना ही है। आपका फेस वैल्यू कम ज्यादा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बार बार वही बोल रहा हूं, फेस वैल्यू नाम के लिए होता है, और नाम के लिए होता है इसी के लिए इंग्लिश वर्ड है नॉमिनल। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? नॉमिनल। बट मैं आपको बताता हूं फेस वैल्यू का क्या यूज कंपनी कर सकती है, प्लीज अंडरस्टैंड, सुनो। अब देख लो, एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, है ना। बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, ये नंबर दिमाग में रख लो। मैं जिस कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 100 करोड़। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल। ये हो गया आपका शेयर कैपिटल, ठीक है। ये क्या है? 10 करोड़ टोटल शेयर्स, टोटल शेयर्स। और ये 10 रुपए क्या है? फेस वैल्यू, राइट। कैन वी से टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू विल गिव मी शेयर कैपिटल, है ना। मल्टीप्लिकेशन करके शेयर कैपिटल आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर करो। ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, है ना। फेस वैल्यू 10 रुपए था, लिस्टिंग हुआ, सपोज मार्केट प्राइस कंपनी का चल रहा है 500 रुपए, हो सकता है क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, शेयर प्राइस का कंपनी के फेस वैल्यू से कुछ रिलेशन नहीं होता है, कुछ भी रिलेशन नहीं है। सर मार्केट प्राइस 500 कहां से आया? इसका आंसर मैं दूंगा, बट अभी फिलहाल शॉर्ट आंसर है डिमांड एंड सप्लाई। शॉर्ट आंसर क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। मार्केट प्राइस कौन डिसाइड करता है? शेयर का भाव कौन डिसाइड करता है? ऐसा डिमांड सप्लाई। रोज डिमांड और सप्लाई चेंज होता है, शेयर का प्राइस भी चेंज होगा। सिंपल आंसर फिलहाल ये दे रहा हूं मैं, राइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर करो। फेस वैल्यू कितना था? जल्दी बोलो, अपने एग्जाम्पल में फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपए। मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 500 रुपए। अब ये बताओ, कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, कंपनी का अभी लिस्टिंग हुआ, मार्केट प्राइस 500 रुपए था, 500 रुपए पे लिस्ट हुआ, अब कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। अगर कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का सेल बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो क्या लगता है, एक अंदाजा लगाओ, कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? मार्केट प्राइस बढ़ेगा। और फेस वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? फेस वैल्यू उतना ही रहता है यार, फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। रोज क्या चेंज होगा? मार्केट प्राइस। सुनो, 4-5 साल में कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया, और 4-5 साल में ये कंपनी का शेयर का भाव 500 से बढ़ के हो गया 10,000। टाइम लगा 4-5 साल, बट 500 से कितना हो गया? 10,000। अब प्रॉब्लम क्या बताओ? टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विथ दिस कंपनी नाउ। मतलब गलत तो कुछ नहीं है, बट फिर भी एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम होगा? एक क्वेश्चन का आंसर करो। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पास 500 रुपए रह सकते हैं?
500 रुपए का एक शेयर खरीद सकता है। आप लोग भी शायद 500 रुपए अफोर्ड कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, राइट? अच्छा, अब क्या हुआ है, ओवर द इयर्स कंपनी का शेयर का भाव 500 से बढ़ बढ़ के कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब 10,000 मतलब बहुत महंगा हो गया यार वो शेयर, है ना? अब कोई भी छोटा इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं? आप सब लोग, मैं भी रिटेल इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत छोटा इन्वेस्टर हूँ। 500, ठीक है, थोड़े दिन के बाद समझेगा वो क्या है। पोर्टफोलियो नहीं बताऊंगा मैं कितने कितने अमाउंट का है। चलो 500 से 10,000 हो गया शेयर का भाव। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर 500 से 10,000 कंपनी का शेयर का प्राइस हो गया, हो सकता है क्या कि अब बहुत लोग सोचेंगे यार अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ यार, 10,000 का एक शेयर खरीदूंगा, कल को भाव गिर गया और नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि मेरे पूरे पैसे उसमें अटक गए, राइट? अब क्या होता है, अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा? वेरी सिंपल, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। क्या बोलते हैं? स्टॉक को स्प्लिट करना पड़ेगा, स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? बहुत सिंपल सा एक छोटा सा टेक्निकल चेंज कंपनी करेगी और कुछ नहीं। अब देख लो, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना था? अपना ओरिजिनल एग्जांपल, नंबर्स मत भूलो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कितना था? 100 करोड़। और ये 100 करोड़ के कितने शेयर्स थे? 10 करोड़ शेयर्स थे। फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपए का फेस वैल्यू था, राइट? अच्छा, अब कंपनी क्या करेगी पता है? कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करेगी। स्प्लिट करना मतलब क्या? वेरी सिंपल, कंपनी बोलेगी कि अब से हमारा फेस वैल्यू 10 रुपए नहीं, 1 रुपए। 10 का 1 कर रही कंपनी। अब कॉमन सेंस यूज करके बताओ, अगर 10 रुपए का 1 रुपए फेस वैल्यू हो गया तो इसका मतलब यह है क्या कि कंपनी की कीमत 1/10 हो गई? नहीं, उतनी ही है, उतनी ही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को ये नंबर उतना ही रखना है, 100 करोड़ का 100 करोड़ शेयर कैपिटल। अगर मैं यहाँ पे ये फेस वैल्यू को 1 रुपए कर दूं, इसका मतलब क्या पता है? मैंने मेरे कंपनी के फेस वैल्यू को स्प्लिट किया है। स्प्लिट मतलब क्या? टुकड़े करना। जो 10 रुपए का था, अब मैंने उसको कितना कर दिया? 1 रुपए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, 10 रुपए की एक नोट और 1 रुपए के 10 सिक्के सेम ही होते हैं? वही तो चीज है। 10 रुपए फेस वैल्यू है, उसको मैंने कितना कर दिया? 1 रुपए। ठीक है, अगर मैं वो 1 रुपए कर दूंगा तो मेरे को प्रोपोर्शनेटली नंबर ऑफ शेयर्स को 10 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये 10 करोड़ शेयर्स के अब कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 100 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे। यानी कि मेरा फेस वैल्यू 10 से 1 हो गया और शेयर्स 10 से 100 करोड़ हो गए। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन अभी भी 100 करोड़ ही है, शेयर कैपिटल चेंज नहीं हुआ, शेयर कैपिटल चेंज नहीं किया मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट किया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को कुछ तकलीफ नहीं दी मैंने। नाउ अंडरस्टैंड इसका इंपैक्ट क्या होगा। अब आप दिमाग लगाओ और बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़ थे, अब कितने हो गए? 100 करोड़। कितने टाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए? 10 टाइम्स हो गया, है ना? यहां लिख रहा हूं, शेयर्स 10 टाइम्स बढ़ गए। अगर शेयर्स 10 गुना बढ़ जाएंगे, इसका मतलब क्या पता है? मेरे पास अगर इस कंपनी का 1 शेयर था तो 1 की जगह 10 हो जाएंगे। हाँ या ना? देख लो अच्छे से, देख लो। अभी ये कंपनी का शेयर का प्राइस कितना चल रहा था? 10,000। सपोज मेरे पास 1 शेयर था, है ना? कितना था इसका प्राइस? 10,000। तो मेरा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज का, मैं बेच के 10,000 रुपए कमा सकता हूं, इतना मैंने इन्वेस्ट किया। अब कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया। स्प्लिट अनाउंस करने के चक्कर में क्या हो रहा है? एक शेयर 10 गुना हो गया, है ना? 10 टाइम्स हो गया, तो एक शेयर की जगह मेरे को कितने हो गए? 10 शेयर हो गए। बट बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 के 1 लाख हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 10,000 के 10,000 ही रहेंगे, है ना? अब क्या होगा, आपको लॉजिक का आंसर करना है, आप लॉजिकली आंसर करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाया, सप्लाई ज्यादा तो प्राइस, सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम। पहले सप्लाई कितना था? पहले सप्लाई कितना था? टोटल शेयर्स कितने थे पहले? 10 करोड़। अभी कितने हो गए? 100 करोड़। तो मतलब क्या शेयर्स का सप्लाई 10 टाइम्स हो गया। अगर शेयर्स का सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस क्या होगा? कम होना चाहिए, वही होगा। मतलब पहले ये शेयर की कीमत कितनी थी? 10,000, अब गिर के कितनी हो जाएगी? 1,000 हो जाएगी। और आपके पास 10 शेयर्स हो गए, मतलब आप अमीर नहीं बन गए, आपके पास 10 शेयर्स हो गए, तो 10 इंटू 1,000 इज स्टिल 10,000। आपके पास पहले भी 10,000 रुपए के शेयर्स थे, अभी भी 10,000 रुपए के शेयर्स है। बट ये करने से कंपनी को क्या मिल गया? ये क्यों करना है, ये बताओ। सर पहले शेयर का प्राइस 10,000 था और अब वो स्प्लिट करने के चक्कर में शेयर का प्राइस 1,000 रुपए आ गया, आपके शेयर्स 10 टाइम्स हो गए, शेयर का भाव गिर गया।
अब एक क्वेश्चन का आंसर करो। जो आप लोग पहले सोच रहे थे सर 10,000 रुपए का एक शेयर बहुत महंगा हो गया, 1,000 रुपए का एक शेयर सस्ता हो गया, इससे ज्यादा लोग खरीदेंगे, और अगर ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं खरीदना तो शेयर का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर्स को खरीदेंगे और उससे शेयर का भाव बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? आया ना? अच्छे अच्छे कंपनीज ने तो उनके शेयर के प्राइस 10 लाख 15 लाख कितने भी चलते थे। नाउ इंटरेस्टिंगली एमआरएफ ने अपने लाइफ में कभी भी शेयर को स्प्लिट नहीं किया, इसलिए एमआरएफ का एक शेयर इतना महंगा दिखता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? एमआरएफ ने कभी भी लाइफ में शेयर को स्प्लिट ही नहीं किया है। उसका शेयर शुरुआत में जो लिस्ट हुआ था वो बढ़ते 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 1 लाख के ऊपर पहुंच गया। राइट अच्छा, वैसे अच्छे अच्छे कंपनीज जो है इंडिया में, एशियन पेंट्स, उसके बाद पीडीलाइट, उसके बाद में आपका टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इनके शेयर के भाव इतने बढ़ रहे थे उसको वापस बार बार स्प्लिट करके बोनस देके नीचे लाया गया ताकि छोटे छोटे इन्वेस्टर उसको खरीद सके। दैट इज द पर्पस शेयर को स्प्लिट करने का। अब है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको ये पूरा समझ में आया? स्टॉक को स्प्लिट करना मतलब एग्जैक्टली क्या करे? फेस वैल्यू को तोड़ रहे हैं। स्प्लिट मतलब किसको तोड़ रहे हैं? फेस वैल्यू को तोड़ रहे हैं। पहले कितना था अपने एग्जाम में फेस वैल्यू? 10 रुपए, अब कितना हो गया? 1 रुपए। उसका इंपैक्ट क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो शेयर का प्राइस कम होगा। कंपनी पे कुछ असर नहीं हो रहा है, सिर्फ शेयर सस्ता हो गया, और शेयर को सस्ता करने के लिए कंपनी ये कॉर्पोरेट एक्शन लेती है। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक स्प्लिट। बताओ एज एन इन्वेस्टर आपका क्या फायदा है? आपका क्या फायदा है? थोड़ा सा फायदा होगा। कैसे मैं बताता हूं, देख लो। ये यहां पे शेयर का भाव 1,000 एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्यों? 1,000 मतलब सस्ता हो गया। अब वो सस्ता हो गया तो बहुत लोग खरीदेंगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने के चक्कर में हो सकता है 1,000 नहीं 1,100 हो गया। अब अगर 1,100 हो गया तो टेक्निकली आपका हल्का सा फायदा जरूर हो गया। 1,100 इंटू 10 कितना होगा? 11,000। तो पहले आपके पास 10,000 रुपए वर्थ के शेयर से अभी 11,000 रुपए वर्थ के शेयर से, तो आपका हल्का सा यहाँ पे 10% का फायदा हो गया। तो दिस इज हाउ स्टॉक स्प्लिट इज हेल्पिंग इन्वेस्टर्स। बताओ आपको समझ में आया क्या? ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया ना, प्लीज ये एग्जाम्पल को शॉर्ट में नोट करना, और अगर ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठेगा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेगा। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है बोनस। ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है। ये शेयर कैपिटल को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं। 10 करोड़ का 10 रुपए फेस वैल्यू था, अब 100 करोड़ शेयर हो गए और 1 रुपए फेस वैल्यू हो गया। ऑलराइट, लिखा आपने? ठीक है, ये भी छोटा एक एग्जाम्पल, इसको और कंटिन्यू करके लिख सकते हो। ये 10,000 क्या था? ये मार्केट प्राइस चल रहा था कंपनी का। ओके, दिस इज बिफोर स्प्लिट एंड दिस इज आफ्टर स्प्लिट। डन, सबने लिखा? पर्पस क्या है स्प्लिट का? स्प्लिट क्यों करती है कंपनी? शेयर को सस्ता करने के लिए। दैट इज दी ओनली पर्पस, है ना। जब भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, शेयर का प्राइस नेचुरली बढ़ेगा, और बहुत महंगा अगर शेयर होता है बहुत लोग नहीं खरीद पाते हैं, उसको स्प्लिट करना और सस्ता करना शेयर को, पर शेयर प्राइस, वो कंपनी करना चाहती है तो शेयर को स्प्लिट करती है। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोग करोगे, सोच समझ के करना, ठीक है? अगर आपको ये पूरा पॉइंट अच्छे से समझा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी करोगे, ठीक है? अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बोला था? इस कंपनी का ओरिजिनल फेस वैल्यू कितना था? इस कंपनी का ओरिजिनल फेस वैल्यू 10 रुपए था, स्प्लिट के बाद कितना हो गया? 1 रुपए। अगर मैं प्रमोटर हूं कंपनी का,
और मैंने अभी जस्ट एक न्यू कंपनी चालू की है, आप मेरे को क्या सजेशन दोगे? फेस वैल्यू 10 रुपए रखूं, 100 रुपए रखूं, या शुरुआत से 1 रुपए रखूं? स्टार्टिंग से 1 रुपए रखूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? 1 रुपए रखोगे तो 1 रुपए को क्या स्प्लिट करोगे यार? 1 रुपए स्प्लिट ही नहीं होता है, पॉइंट में नहीं जाता है फेस वैल्यू। इसलिए स्मार्ट प्रमोटर्स शुरुआत में फेस वैल्यू को थोड़ा बड़ा रखते हैं, 100 रुपए, है ना, 10 रुपए, कम से कम 10 रुपए तो रखना चाहिए, क्योंकि बाद में उसको स्प्लिट होके 1 रुपए होने का स्कोप तो रहे। आर यू गेटिंग दी पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? तो देखो इसका सीक्वेंस कैसे होता है, बहुत सारी कंपनी 100 रुपए रखते हैं, 100 का 10 हो सकता है स्प्लिट होके बाद में, फिर 10 का 5 भी हो सकता है, 5 का 2 भी हो सकता है, 2 का 1 भी हो सकता है, 1 का कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 से नीचे पॉइंट में जा नहीं सकता। गेटिंग दी पॉइंट? तो फेस वैल्यू शुरुआत में बड़ा रखने का रीजन ये रहता है कि बाद में स्प्लिट करने का मौका मिले और स्प्लिट करके शेयर को सस्ता करने का चांस मिले। फिर सर एमआरएफ ने ऐसा कभी क्यों नहीं किया? इसके पीछे अलग रीजन है। एमआरएफ के प्रमोटर्स मानते हैं कि शेयर हमारा महंगा ही अच्छा है, क्योंकि अगर सस्ता हो जाएगा तो छोटे छोटे लोग खरीदेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स, और रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर डरपोक होते हैं, खरीदते हैं और थोड़ा भी भाव नीचे हो गया बेच देते हैं। हमें ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए नहीं, अगर जेब में पैसा है तो आओ, नहीं तो मत आओ, हम स्प्लिट नहीं करेंगे, ऐसा एमआरएफ का मानना है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंकिंग। सेम पॉइंट ऑफ व्यू है वॉरेन बफे का। उनकी जो कंपनी बर्कशायर हैथवे, उनका भी कभी स्प्लिट नहीं हुआ है। उसका शेयर का प्राइस आप लोग कल थोड़ा सर्च करके मेरे को बताना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? रोज चेंज होता है, कल बताना आप लोग मेरे को। चलो, आपको समझ में आया स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, राइट? अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है बोनस। मेरे को लगता है बोनस के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होगा, नहीं है कोई बात नहीं, है तो बहुत अच्छा है। चलो, बोनस क्या होता है, इसके पहले मैं एक एग्जांपल स्टार्ट करता हूं, है ना? यही एग्जांपल लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना, ओके बच्चों? सेम एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, ध्यान से सुनना। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बोनस और स्टॉक स्प्लिट सेम लगता है, गलत है, दोनों भी अलग है। हाँ, उसका इंपैक्ट, उसका असर सेम होगा, बट बोनस और स्टॉक स्प्लिट अलग कॉन्सेप्ट्स है। अच्छे से सुनना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, ठीक है? देख लो, अभी सपोज कोई कंपनी, अभी के एग्जांपल में अपने कंपनी का शेयर कैपिटल कितना था? 100 करोड़। इसको आपने कैसे स्प्लिट किया था? कितने शेयर्स थे? 10 करोड़ शेयर्स, ठीक है? इसका फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपीज पर शेयर, ओके? ये है आपका फेस वैल्यू, ये है आपके टोटल शेयर्स, करेक्ट? राइट। अच्छा, अब बोनस में एग्जैक्टली क्या होता है? बोनस में कंपनी, अगर उसको प्रॉफिट होता है, जनरली ऐसे होता है, बहुत अलग अलग तरीके हैं, सिंपल रखते हैं, है ना? सुनो, अगर बोनस में कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी वो प्रॉफिट को शेयर्स में कन्वर्ट करती है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा सिंपल भाषा में बता रहा हूं। बोनस जब भी कोई कंपनी देती है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये वाली अपनी वाली कंपनी बोनस अनाउंस करती है और बोलती है वी आर गिविंग बोनस इन दिस रेशियो 1:1, इसका मीनिंग बताओ पहले, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई भी कंपनी अगर बोनस दे रही है, बोनस मतलब क्या? बोनस मतलब एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है? शेयर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बोनस फ्री, है ना? बोनस मतलब फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं, ओके? तो अगर कंपनी ने 1:1 ऐसे रेशियो में बोनस अनाउंस किया है, इसका मीनिंग क्या है? एक शेयर पे आपको एक बोनस मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, ये भी बता दो फिर 2:1 का मतलब क्या होता है? 2:1 मतलब आपको 2 बोनस मिलेंगे ना एक पे, हाँ? इसका मीनिंग ऐसा होता है 2:1 मतलब अगर आपके पास 2 शेयर्स है कंपनी के, वो 2 शेयर्स पे एक फ्री मिलेगा। 1:1 मतलब एक पे एक फ्री, 2:1 मतलब 2 पे एक फ्री, 3:1 मतलब 3 पे एक फ्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से लॉजिक उसका लगता है। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड। अगर मान लो एग्जांपल को एकदम सिंपल रखते हैं, कंपनी बोनस अनाउंस कर रही है और बोनस का रेशियो है 1:1, इसका मतलब क्या है? कंपनी के जितने शेयर्स है मेरे पास, वो शेयर्स हो गए डबल, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी दे रही है, एक पे एक फ्री। अगर मेरे पास ऑलरेडी पहले से 500 शेयर्स है, तो मान लो मेरे पास, सपोज मैं इन्वेस्टर हूं कंपनी में, ठीक है?
अगर मेरे पास कंपनी के 500 शेयर्स थे, कितने थे? 500 शेयर्स, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो मार्केट प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? मार्केट प्राइस। बच्चों, एज एन इन्वेस्टर हमें मार्केट प्राइस में ज्यादा मतलब होता है, फेस वैल्यू से ज्यादा मतलब नहीं होता है। वो तो फेस वैल्यू शुरुआत में डिसाइड हो गया है, अब रोज जो भाव चेंज हो रहा है वो क्या है? मार्केट प्राइस। नाउ अंडरस्टैंड, अगर इस कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस आज चल रहा है से 1000 रुपए, कितना चल रहा है? 1000 रुपए। तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास 500 शेयर है और हर शेयर की कीमत 1000 रुपए है, मतलब टोटल मेरे पास कितने रुपए के शेयर्स हो गए बताओ? 500 इंटू 1000 कितना होगा? कितना होगा? 5 लाख, है ना? 5 लाख रुपए के शेयर्स मेरे पास है। कैसे निकला? वेरी सिंपल, 500 शेयर्स मल्टीप्लाई किया मार्केट प्राइस से। नाउ अंडरस्टैंड, अब क्या हो रहा है? अब कंपनी आते आते ही बोलती है देखो हम बोनस अनाउंस कर रहे हैं। अरे वाह, बोनस क्या रेशियो में अनाउंस किया? 1:1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक शेयर पे एक फ्री। अब बताओ जल्दी से, ये हिसाब था बिफोर बोनस, दिस वाज बिफोर बोनस। बताओ बोनस देने के बाद में क्या होगा? ये 500 के अब कितने हो जाएंगे? डबल, है ना? एक पे एक, तो 500 पे और 500 मिल गए, एक्स्ट्रा 500 पहले के 500 मिला के कितने हो गए? 1000। अगर ये 1000 हो गए, प्लीज अपना दिमाग लगाओ और मेरे को एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करो। नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए क्या? नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए तो शेयर्स का सप्लाई बढ़ गया क्या? हाँ या ना? टोटल शेयर्स पहले कितने थे? एग्जाम्पल में ध्यान दो सभी लोग, नोट्स में बाद में ध्यान दो। टोटल शेयर्स कितने थे? 10 करोड़। अब बोनस के बाद कितने हो जाएंगे? 10 करोड़ शेयर्स पहले थे, बोनस के बाद कितने हो जाएंगे? 1:1, मतलब 10 करोड़ के भी कितने हो गए? 20 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। अच्छा, शेयर कैपिटल पे क्या असर होगा? जल्दी बताओ, ये स्प्लिट नहीं है, असर होगा। सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट स्टॉक स्प्लिट, डिफरेंस है। देखो ये तो पॉइंट है आपको समझाने का, अच्छे से समझा रहा हूं। बोनस में सिर्फ शेयर्स पे असर होगा और बोनस में शेयर्स बढ़ते हैं क्योंकि कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स दे रही है। सिंपल है, बहुत इजी है। एग्जांपल बता दो, चलो शुरुआत से बता रहा हूं। अपने एग्जांपल में कंपनी का शेयर कैपिटल कितना था? 100 करोड़, वेरी गुड। अब क्या हो रहा है पता है? अब कंपनी जो है वो बोनस दे रही है। क्या रेशियो बोनस का? 1:1। इसका क्या मतलब हो गया? एक पे एक फ्री, मतलब डबल हो जाएंगे शेयर्स। 10 करोड़ शेयर्स के कितने हो गए? 20 करोड़ शेयर्स। फेस वैल्यू 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि मैंने फेस वैल्यू को स्प्लिट नहीं किया है। वो स्प्लिट में फेस वैल्यू को कम करते हैं, यहां कुछ नहीं करना है। तो सर इसका मतलब ये है क्या कि शेयर कैपिटल पहले 100 करोड़ था अब 200 करोड़ हो जाएगा? आंसर इज यस, शेयर कैपिटल डबल होगा। क्यों? क्योंकि बोनस में डबल हो गए शेयर्स, राइट। अच्छा, तो शेयर कैपिटल पहले 100 करोड़ का था, अब कितना हो गया? 200 करोड़, ठीक है। और ये 200 करोड़ का बाइफर्केशन कैसा होगा? नंबर ऑफ शेयर्स 10 के कितने हो गए? बोलो, 20 करोड़ शेयर्स। और फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू को चेंज नहीं किया है, वो स्प्लिट में चेंज करते हैं। ये स्प्लिट नहीं है, ये बोनस है। ये हो गया 10 का 10 ही रहेगा, 10 रुपीज पर शेयर। तो इसका इंपैक्ट सिर्फ किस पे हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स पे। एज एन इन्वेस्टर आपके पास पहले कितने शेयर्स थे? 500, अब कितने हो गए? 1000, मतलब आप अमीर हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंपनी ने बोनस दिया 1:1 और आप बैठे बैठे आपकी कीमत डबल हो गई है। 5 लाख का 10 लाख, ऐसा नहीं होता है। वाओ, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए सर। अगर नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए, रातों रात 10 करोड़ के 20 करोड़ शेयर्स अगर हो जाते हैं बोनस देने के चक्कर में, तो शेयर का सप्लाई डबल हो गया। अभी बताओ, अभी एग्जाम्पल देता पानी के बोतल का, कोई चीज का सप्लाई ज्यादा होता है तो उसकी प्राइस, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस भी गिर जाएगा। तो मतलब बोनस कंपनी दिया है, खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 लाख के पहले शेयर्स थे, अभी भी 5 लाख के शेयर्स रहेंगे। क्यों? बिकॉज द मार्केट प्राइस इज नाउ एडजस्टेड टू 500, है ना। जब कंपनी बोनस देती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोनस में सेम पैटर्न होगा डिविडेंड के जैसा। बताओ डिविडेंड मेरे को चाहिए, कब खरीदो? रिकॉर्ड डेट के पहले या बाद में? रिकॉर्ड डेट के दिन मेरा नाम चाहिए, तो रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले तक खरीदना चाहिए। वैसे ही बोनस जब भी कंपनी अनाउंस करती है, यहां पे भी रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है। रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले अगर मैं शेयर लेके बैठ जाता हूं तो मेरे को बोनस मिलेगा, आई एम एलिजिबल फॉर बोनस। समझ में आई बात? अच्छा, अब बताओ मेरे को, आप आराम से सोच के, कंपनी का मार्केट प्राइस कितना था? 1000, तो 1000 से गिर के कितना हो जाएगा? 500। ये कब होगा? रिकॉर्ड डेट के पहले या बाद में?
कॉमन सेंस यूज करो, कम ऑन। रिकॉर्ड डेट के दिन आप खरीद सकते हो, रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले तक खरीद सकते हो। रिकॉर्ड डेट के बाद में क्या हो जाता है, एक्स बोनस। एक्स बोनस जब होगा तब क्या होगा, अब उसमें मार्केट प्राइस आधा हो जाएगा। समझ में? जिस दिन कंपनी एक्स बोनस जाती है उस दिन ऑटोमेटिकली मार्केट का प्राइस गिर जाता है और हाफ हो जाएगा, है ना। अच्छा अब बताओ 1000 का कितना हो गया, 500। और अगर 1000 का 500 हो गया तो यहाँ पे मेरे पास पहले 5 लाख के शेयर थे, अभी भी कितने के शेयर है, 5 लाख के शेयर ही है। तो सर इन्वेस्टर का क्या फायदा, कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। बट मैं आपको एक खास चीज और बताता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर कंपनी शेयर्स डबल कैसे कर रही है। 10 करोड़ शेयर्स थे, रातों रात कंपनी बोल रही 20 करोड़, अरे कहां से लाए वो शेयर्स, बताता हूं बताता हूं। अब थोड़ा एक अलग एंगल है, थोड़ा मैं ना इसको अपने लेवल को थोड़ा और ऊपर कर रहा हूं, कर सकते हो थोड़ा सा, ऐसा लगता है मेरे को, है ना। आप लोग सुन सकते हो अच्छे से, सुन लो, समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो समरी बताऊंगा, उतना याद रखना चलेगा शुरुआत में, है ना। अच्छा सुनो, क्या बताया मैंने, कंपनी जो ना खास चीज क्या है, फ्लैशबैक में एक अलग स्टोरी चल रही है, वो बताया नहीं मैंने आपको, क्या कहानी चल रही है फ्लैशबैक में, सुनो। ये कंपनी जो ना, इसका प्रॉफिट 100 करोड़ का हो गया, कितने का, 100 करोड़ का, ठीक है। और शुरुआत में शेयर कैपिटल कितने का था, कितना था, 100 करोड़, ठीक है। अच्छा वैसे वैसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का एक और नाम है जनरल रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको, जनरल रिजर्व। रिजर्व क्यों बोल रहे हैं, रिजर्व मतलब हर साल जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो जमा होते जाते हैं, इसलिए उसको रिजर्व बोलते हैं, राइट। अच्छा प्रॉफिट है 100 करोड़ का, शेयर कैपिटल है 100 करोड़ का। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कंपनी क्या कर रही है पता है, कंपनी खुश होकर बोनस दे रही है, और जब कंपनी बोनस देती है तो एग्जैक्टली क्या होगा पता है, कंपनी अपना प्रॉफिट का डब्बा पूरा का पूरा खाली करके शेयर कैपिटल का डब्बा भर रही है। दो डब्बे, प्रॉफिट का, शेयर कैपिटल का, इससे इजी नहीं हो सकता। दो डब्बे, एक में एक बिस्किट है, दूसरे में एक बिस्किट है, अगर मैं एक डब्बे में से एक बिस्किट निकाल के दूसरे डब्बे में वो बिस्किट डाल दूं तो वो डब्बा खाली हो जाएगा पहले वाला, और दूसरा डब्बा डबल हो जाएगा। वैसे हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट कितना था 100 करोड़, शेयर कैपिटल कितना है 100 करोड़। अब कंपनी जब बोनस देगी तो क्या होगा पता है, प्रॉफिट का डब्बा खाली हो जाएगा, है ना। और यहां से यहां पे आप इसको ट्रांसफर करोगे। अब बताओ बोनस के बाद क्या होगा, शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 200 करोड़, और ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0। प्रॉफिट को ही ट्रांसफर किया किसमें, शेयर कैपिटल में। अब थोड़ा सोचो और बताओ, सर शेयर कैपिटल 100 करोड़ का जो था, पहले आप इसको कैसे लिख रहे थे, 10 करोड़ शेयर्स इंटू ₹10। अब कैसे लिखोगे, 20 करोड़ शेयर्स इंटू ₹10। तो ये 10 करोड़ का 20 करोड़ का मतलब क्या, 1:1 बोनस। समझ में आई क्या बात आपको, हाँ है ना, एकदम सिंपल करता हूं, इतना ही दिमाग में रखो। जब भी कोई कंपनी बोनस देती है, किस पे असर होगा, फेस वैल्यू पे नहीं होगा, किस पे असर होगा, शेयर के ऊपर असर होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, फेस वैल्यू पे असर नहीं होगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, जब भी कंपनी बोनस देती है एज एन इन्वेस्टर सच में आपको फायदा है क्या, सच में बताओ फायदा है क्या, कुछ खास फायदा नहीं है। क्यों, पहले आपके पास जितने शेयर्स थे वो शेयर्स डबल हो गए, शेयर की कीमत आधी हो गई, तो आपका नेट नेट तो फायदा नुकसान कुछ हुआ ही नहीं है ना। बट मैं आपको एक खास चीज बोलूं, बोनस इज कंसिडर्ड एज अ गुड साइन, एक अच्छा साइन माना जाता है कि यार कंपनी अच्छी है। क्यों, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रही है, मतलब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया क्या बात, तो जो भी कंपनी बोनस देती है इसको आप एक अच्छा ग्रीन सिग्नल मानना कि भाई कंपनी अच्छा कर रही है, राइट। तभी तो कंपनी प्रॉफिट को शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है। नाउ अंडरस्टैंड, एक चीज और बताओ आपको, जब भी कंपनी बोनस देती है ना बच्चों, तो क्या होता है, हल्का सा शेयर का प्राइस सस्ता होने की वजह से ज्यादा लोग खरीदते हैं उसको, और ज्यादा लोग खरीदेंगे मतलब ये 500 नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, सपोज 525 हो गया, सपोज 525 हो गया, एग्जैक्ट हाफ नहीं हुआ, आपका हल्का सा फायदा होगा डेफिनेटली। बताओ 525 इंटू 1000 कितना होगा, 5,25,000। मतलब पहले आपके पास 5 लाख रुपए के शेयर्स थे, जो अभी हल्का सा बढ़ के हो गया 5,25,000 का। फायदा तो है, हल्का सा ही सही, बट फायदा है। एज एन इन्वेस्टर आपका ऐसा फायदा होता है। समझ में आया क्या, हाँ ना। सो इस तरीके से बोनस का भी फायदा होता है। अगेन रिपीटिंग द मेन कॉन्सेप्ट, बोनस चाहिए, अगर आपको किसी कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया और आपको चाहिए बोनस शेयर्स, तो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले लेके बैठ जाओ, और रिकॉर्ड डेट के बाद में बेच सकते हो, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स। समझ में, डिविडेंड का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बोनस का भी सेम कॉन्सेप्ट है।
स्प्लिट में तो आपको कुछ करना ही नहीं होता है, कंपनी फेस वैल्यू को तोड़ रही है। स्प्लिट और बोनस में डिफरेंस क्लियर है क्या? उसका इंपैक्ट प्राइस पे वही होगा, प्राइस ज्यादा होगा दोनों में भी। बोनस 1:1 और स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट में भी प्राइस कम होगा, बोनस में भी प्राइस कम होता है, दोनों का इंपैक्ट सेम होता है, दोनों में शेयर सस्ता होता है, राइट? बट दोनों का करने का तरीका अलग है। रिपीट कर रहा हूं, स्प्लिट में फेस वैल्यू कम होता है, बोनस में शेयर्स बढ़ते हैं। और दोनों में क्या कॉमन है? मार्केट का प्राइस गिरता है क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? तो आपको एकदम शॉर्ट समरी 2 लाइन का अगर लिखना है कहीं, अब बस इतना लिखो, स्प्लिट वर्सेस बोनस। स्प्लिट में क्या होगा और बोनस में क्या होगा? स्प्लिट में फेस वैल्यू को हम लोग गिराते हैं, ठीक है? यहां पे फेस वैल्यू सेम है, यहां पे टोटल शेयर्स को हम लोग छेड़ते नहीं है, टोटल शेयर्स एडजस्ट हो रहे, बट एडजस्टेड। यहां पे टोटल शेयर्स बढ़ेंगे। और शेयर कैपिटल पे क्या असर होगा जल्दी से बताओ? स्प्लिट में आपका शेयर कैपिटल सेम रहता है या चेंज होता है? सेम रहेगा। और यहाँ पे बोनस में शेयर कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। कल है ना, मैं आपको ना आते ही थोड़ा स्क्रीनर का एक दो पॉइंट बताऊंगा, राइट? बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू वो नहीं हो रहा है आज, ठीक है? अब ये बताओ, बोनस कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी कंपनी ने बोनस दिया है? रेगुलेशन 30 सेम चीज, या फिर एक चीज और कर सकते हो, स्क्रीनर पे जाके, अभी अगर आपके पास फोन है ना तो आप एक काम करो, फोन निकालो और फोन में स्क्रीनर वेबसाइट पे जाओ। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम लोग के पास फोन है, जिनके पास फोन है, कैन डू दिस राइट नाउ, अब भी कर सकते हो। स्क्रीनर वेबसाइट पे जाओ और मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो, यू विल लर्न इट इन अ बेटर वे। नहीं ये फोन ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, गए फोन पे? कितने लोगों के पास फोन है अभी? ओके चलो ठीक है। आज जिनके पास है वो एक काम करो, स्क्रीनर पे जाओ, वहां पे जहां पे सर्च का टैब होता है ना, वहां पे सर्च करो बोनस इशू। स्पेलिंग सही लिखना, बोनस इशू। सर्च किया, सर्च करने पे आपको बहुत सारा वहां पे सर्च रिजल्ट में बताएगा, बहुत सारे कंपनीज ने रिसेंटली नोटिफाई किया है स्टॉक एक्सचेंज को कि उन्होंने बोनस अनाउंस किया है। फर्स्ट रिजल्ट क्या आ रहा है? फर्स्ट रिजल्ट कौन सी कंपनी का आ रहा है? अगर लॉग इन नहीं किया तो शायद नहीं दिखेगा, लॉग इन करो ना। रोटो पंप्स का एक आ रहा है इसमें, रोटो पंप्स नाम की कंपनी, उसने रिसेंटली बोनस अनाउंस किया है। सो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई कौन सी कंपनी बोनस दे रही है। आपको लगता है कि बोनस में फायदा हो सकता है तो लेके बैठ जाओ। कब लेके बैठोगे? एक दिन पहले, रिकॉर्ड डेट के। वेरी सिंपल। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कौन सी कंपनी बोनस दे रही है। बहुत सारी कंपनीज ने रिसेंटली बोनस अनाउंस किया है ना? तो अगर आप स्क्रीनर के थ्रू जाते हो तो आपको ऐसे सर्च करना है, और स्क्रीनर के थ्रू नहीं जाना है तो रेगुलेशन 30 रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, वहां पे नीचे अलग से देते हैं वो कि कहां पे कितना बोनस मिल रहा है। एक और चीज, एक और चीज सुनो अच्छे से क्या बता रहा हूं। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी का आपको चेक करना है कि उसने अभी तक कितने बार बोनस दिया है, क्या करोगे? कल डिविडेंड कहां चेक किया था आपने? स्क्रीनर पे जाके। बैलेंस शीट में साइड में कॉर्पोरेट एक्शंस होता है, वही सेम टैब में आपको डिविडेंड का भी समझेगा, स्टॉक स्प्लिट का भी समझेगा, बोनस का भी समझेगा। सेम चीज करनी है। कहां जाओगे? रिपीट कर रहा हूं, आराम से सुन लो। स्क्रीनर पे
बैलेंस शीट के साइड में कॉर्पोरेट एक्शन लिखा जाता है, वहां जाके क्लिक करो, यू विल अंडरस्टैंड कौन सी कंपनी ने बोनस दिया है, कौन सी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कौन सी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ है। सही है। एमआरएफ में जाके चेक करना, एक भी बार स्प्लिट या एक भी बार बोनस नहीं देंगी दिखेगा आपको, क्योंकि उसने दिया ही नहीं कभी, है ना। डिविडेंड दिखेगा चिल्लर, 3 रुपए 2 रुपए, क्यों दे रहे पता नहीं, हर बार जोक्स बनते हैं कि इतने महंगे कंपनी का शेयर इसका इतना महंगा है और 2-3 रुपए चिल्लर इनको डिविडेंड देने में क्या मजा आ रहा है। चलो ठीक है बच्चों, समझ में आएगा आपको, बोनस स्प्लिट इज द कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने खुद ने बहुत कमाया है यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट का नाम है राइट्स इशू। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? राइट्स इशू। वेरी इंटरेस्टिंग। और देखो, अभी तक आपने शायद पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, बट इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। तो मैं अभी आपको राइट्स इशू के बारे में बता रहा हूं, एंड देयर इज ओनली वन रिक्वेस्ट। राइट्स इशू का कॉन्सेप्ट जब होगा तब थोड़ा आपको लिखना चाहिए, जो मैं बता रहा हूं, जो शेयर कर रहा हूं। एक एग्जांपल दूंगा तब लिखना चालू करना, अभी इसमें सुनो अच्छे से, जब बोलूंगा नोट करो तब नोट करना, राइट। बहुत आराम से इसको डिस्कस करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है राइट्स इशू। ठीक है, पहले तो आपको ये दो टर्म्स में डिफरेंस बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। एक है आईपीओ, ठीक है, और दूसरा टर्म है एफपीओ। ओके, तो आईपीओ का फुल फॉर्म सबको पता है शायद, बताओ। पता है तो बताओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हाट इज एफपीओ? फर्दर या फॉलो ऑन, वही होता है पब्लिक ऑफर, दोनों सेम ही है। ठीक है, अच्छा, अब ये आईपीओ और एफपीओ में क्या फर्क होता है इसको समझो अच्छे से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ मतलब कोई कंपनी अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुई है, उसको पहली बार लोगों से पैसा मांगना है। ओके, तो कंपनी क्या करती है? आईपीओ लाती है, बराबर। अच्छा, ये देख लो, यहां पे आपको ये डिस्कस करके बता रहा हूं। आईपीओ में फर्स्ट टाइम कंपनी को पैसा चाहिए, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम ये कंपनी गई, किसके पास जा रही है? आम जनता के पास, और आम जनता को क्या बोल रही है? सर आप हमें पैसे दो और हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर से रिपीट करो, अगर सपोज कोई कंपनी का आईपीओ आया और कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी लोगों से 100 करोड़ रुपए मांगेगी और बदले में उनको शेयर्स दे देगी। सिंपल, वेरी वेरी इजी, राइट। दिस इज कॉल्ड एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, करेक्ट। अच्छा, और ये होते ही कंपनी का शेयर लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा, बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें, बट वो टर्म्स का एक अलग लेक्चर लूंगा मैं, मोस्टली कल ही होगा वो लेक्चर। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं, डिपॉजिटरी किसको बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसको बोलते हैं, ये सारे बहुत सारे टर्म्स हैं, सब एक लेक्चर में, मैं इसको मिक्स नहीं कर रहा हूँ। हम लोग का इंटेंशन है कि हर चीज आपको समझे स्लोली, इसलिए मैं हर एक चीज एक दिन में क्या बढ़ाना है वो मैं पहले से डिसाइड करके आ रहा हूँ, और मैंने आपको ग्रुप में भी डाला कि आज क्या होगा, कल भी क्या होगा, मैं एक दिन पहले आपको डालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आ जाओ, फिर से बता रहा हूँ आईपीओ में क्या होता है। आईपीओ में मैं कंपनी हूँ, आप शेयर होल्डर्स हो, मेरे को पैसा चाहिए, मैंने आपको बोला मेरे को 100 करोड़ चाहिए, आपने मेरे को 100 करोड़ दिए और उसके बदले में मैंने आपको शेयर्स दे दिए। दिस इज व्हाट हैपेंस इन आईपीओ। पहली बार जब भी कोई कंपनी को पैसों की जरूरत होती है और पहली बार जब कंपनी का लिस्टिंग होता है तो आईपीओ होता है। आईपीओ में आई का मतलब क्या है? इनिशियल, मतलब फर्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। ऐसा हो सकता है क्या कि कंपनी को लिस्टिंग के बाद में और ग्रोथ करना है, तो और ग्रोथ के लिए और पैसा लग रहा है? टेल मी वन सिंपल थिंग, इज इट पॉसिबल? कंपनी का आईपीओ आ गया, वो आईपीओ का पैसा कंपनी ने 4-5 साल यूज किया, 10 साल यूज किया, अब 10 साल के बाद कंपनी को और कुछ नया बिजनेस करना है, और वो नए बिजनेस करने के लिए कंपनी सोच रही है और पैसा चाहिए, तो फिर से पैसा मांग सकती है क्या कंपनी पब्लिक से? हाँ या ना? बिल्कुल। अगर कंपनी फिर से दोबारा पैसा मांगने जाती है, उसको आईपीओ मत बोलो, क्योंकि आईपीओ में आप पहली बार पैसा मांग के लिस्ट करते हो, अभी तो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है।
अगर कंपनी का लिस्टिंग हो चुका है और कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो अब कंपनी पैसा जो रेस कर रही है उसको बोलते हैं एफपीओ। फुल फॉर्म फॉलो ऑन या फर्दर, मतलब और दोबारा पैसे मांगे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एफपीओ। अंडरस्टूड और नॉट? इजी है बहुत, राइट? आईपीओ पहली बार पैसा मांगा, एफपीओ उसके बाद में बार बार आप पैसा मांगते तो एफपीओ ही होगा, राइट? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, भारतीय एयरटेल है ना, ये कंपनी बहुत पुरानी है, सबको पता है। एयरटेल बहुत बड़ा ये जायंट है टेलीकॉम इंडस्ट्री का। रिसेंटली मतलब 2021 में एयरटेल ने सोचा कि हमें और तेजी से ग्रो करना है, तो और स्पीड से ग्रो करने के लिए एयरटेल ने एफपीओ अनाउंस किया, आईपीओ नहीं। एयरटेल आईपीओ क्यों अनाउंस नहीं कर रही है? क्योंकि एयरटेल का ऑलरेडी आईपीओ आ चुका है और एयरटेल बहुत पुरानी कंपनी, बहुत साल से लिस्टेड है ना, तो एयरटेल का आईपीओ बहुत साल पहले आ चुका है और अभी वापस से काफी साल के बाद एयरटेल को और पैसे चाहिए थे, तो अब दोबारा जब पैसे चाहिए तो एयरटेल एफपीओ लाएगी, आईपीओ नहीं लाएगी। करेक्ट? इज इट इजी? आईपीओ फर्स्ट टाइम पैसा रेज किया, एफपीओ वापस से आप दोबारा पैसा रेज कर रहे हो। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे अलग रूल्स होते हैं। जब कंपनी एफपीओ लाती है तो लॉ बोलता है कि आप एफपीओ में शेयर्स जब दोगे तो शेयर्स उनको दो जो पहले से आपके शेयर होल्डर है। आराम से इस कॉन्सेप्ट को आराम से बता रहा हूं। देखो आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, पहले आपको ये समझ में आ रहेगा। सी बच्चों, अगर सपोज इमेजिन करो कि 12th स्टैंडर्ड का हमारा क्लास का एडमिशन चल रहा है, 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है? तो 12th स्टैंडर्ड में जनरली मैं वो स्टूडेंट को एडमिशन दूंगा जिसने मेरे पास पहले 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था। इमेजिन करो कि मेरे क्लास का कैपेसिटी बहुत कम है, मेरे क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते, है ना? अच्छा, अगर सपोज मेरे क्लास का टोटल कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स का, मेरे क्लास में 100 बच्चे बैठ सकते हैं। अभी 12th के एडमिशन चल रहे हैं और 12th के एडमिशन में जो पहले से 11th वाला स्टूडेंट था ना, वो 12th में अभी एडमिशन ले रहा है। मेरे पास जो पहले से 11th में था वो बच्चे को मैं पहले एडमिशन दूंगा, और अगर कुछ सीट्स बच गए तो बाहर वाला बच्चा जो पहले 11th में मेरे पास नहीं था बट सीधा 12th में आ गया, उसको मैं बाद में एडमिशन दूंगा। ऐसा क्यों? ये जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? आपको क्या लगता है, बताओ? बिल्कुल सही है। क्यों? बिकॉज जो स्टूडेंट मेरे पास 11th से था वो मेरे लिए लॉयल है ना, वो ज्यादा ईमानदार है मेरे तरफ, है ना, मेरे पास पहले से एडमिशन था उसका, तो मैं उसके ऑनेस्टी को, उसके ईमानदारी को, उसके लॉयल बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहा हूँ। उसको बोल रहा हूँ भाई तूने क्योंकि 11th में एडमिशन पहले लिया ना, अब 12th में तेरे को मैं पहले एडमिशन दूंगा, मैं बाहर वाला क्राउड जो है उसको मैं बाद में प्रायोरिटी दूंगा। और ये ऐसा ही होता है कंपनी में, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। अब सुनना अच्छे से मैं क्या बता रहा हूँ। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल, ठीक है, इसका एफपीओ आया 2021 में, है ना, 2021 में आया। तो जब 2021 में भारतीय एयरटेल ने एफपीओ अनाउंस किया तो लॉ उसको बोलता है आप प्लीज एक काम करो, आप एफपीओ में शेयर्स दे के जो पैसा रेस कर रहे हो, शेयर्स किसको दोगे? पहले जो आपके पहले से इन्वेस्टर है उसी को दोगे, और अगर बचा और वो नहीं लेना चाहता है पुराना इन्वेस्टर, तो नए इन्वेस्टर को दे सकते हो। समझ में आया क्या क्या बता रहा हूं? वेरी वेरी सिंपल, नाउ अंडरस्टैंड। सुनो, तो क्या होता है इसमें, फायदा कैसे हो सकता है बता रहा हूं। सुनो, सपोज मैं पहले से एक पुराना इन्वेस्टर हूं, ओल्ड इन्वेस्टर, ओके? तो ये कंपनी जब एफपीओ अनाउंस की ना, तो कंपनी ने एफपीओ में यहां पे पुराने इन्वेस्टर को पहले खरीदने का मौका दिया। इसको बोलते हैं राइट्स इशू। एफपीओ जब भी आता है, एफपीओ के साथ ही ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, राइट्स इशू। राइट मतलब क्या, ये वर्ड का मीनिंग बताओ। चलो आराम से करते हैं कॉन्सेप्ट को, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट होते ही आज का सेशन खत्म हो रहा है। बताओ, राइट मतलब हक, है ना? राइट्स इशू मतलब ये एफपीओ जब भी कंपनी अनाउंस करेगी, पहला हक किसका है? पुराने इन्वेस्टर का, एग्जिस्टिंग जो था पहले से, या नए इन्वेस्टर का? पुराने इन्वेस्टर का। अगर मेरे पास ऑलरेडी पहले से कंपनी के शेयर्स है तो कंपनी मेरे को पहले मौका देगी कि भाई स्वप्निल तू पहले शेयर्स परचेस कर ले, और अगर तेरे को खरीदने की इच्छा नहीं है तो हम बाकी और किसी इन्वेस्टर को देंगे। बताओ समझ में आया क्या? नाउ अंडरस्टैंड। अब जो ओल्ड इन्वेस्टर है उसको कंपनी पहले मौका दे रही है, तो यहाँ पे राइट्स इशू जब भी अनाउंस होता है ना, तो यहाँ पे एक रेशियो कंपनी डिसाइड करती है। नाउ भारतीय एयरटेल के केस में रेशियो था 14:1।
इसका मीनिंग बताओ, चलो आराम से, आपको टाइम दे रहा हूं, सोचो। और ये रेशो का क्या मीनिंग है? मेरे पास भारतीय एयरटेल के पहले से अगर 14 शेयर्स थे, तो 14 के बदले एक मेरे को एफपीओ में राइट्स इशू में शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है। अंडरस्टूड? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास अगर पहले से कितने शेयर्स थे? 14। तो उसके बदले में एक मेरे को भारतीय एयरटेल का शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन राइट्स इशू। ये कंपनी ने रेशियो डिसाइड किया 14:1, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? सपोज मेरे पास पहले से 1400 शेयर्स थे, ठीक है, ये मेरे पास ओल्ड शेयर्स है, मैं पुराना इन्वेस्टर हूं। अब एफपीओ में मेरे को कंपनी कितने शेयर्स खरीदने का चांस और देगी, बताओ? 14:1, 1400 के लिए कितना हो जाएगा? ये 100 शेयर्स अब मैं कहां खरीदूंगा? एफपीओ में। और इसी को क्या बोलेंगे? राइट्स इशू। समझ में आया क्या? हाँ या ना? अच्छा सर, आपके पास पहले से शेयर्स है और क्यों खरीद रहे हो? क्या फायदा आपका? फायदा है, बता दो कैसे। अब जब कंपनी ने, अभी ये जो एग्जाम्पल में दे रहा हूं बच्चों, दिस इज वेरी क्लोज टू माइंड। क्यों? बिकॉज ये एग्जाम्पल में मेरा बहुत फायदा हुआ था, एंड आई एम एन इन्वेस्टर, आई वॉज एन इन्वेस्टर इन भारतीय एयरटेल एट दैट टाइम। और मेरा फायदा कैसे हुआ वो आपको एक्सप्लेन करो, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल हिसाब है। ये देखो, भारतीय एयरटेल ने 2021 में एफपीओ लाया। जब इन्होंने एफपीओ लाया, मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स थे भारतीय एयरटेल के, ठीक है। अच्छा, अब रेशियो क्या है? 14:1। 1400 शेयर्स अगर है, तो उसके बदले मेरे को 100 शेयर्स कंपनी से खरीदने का मौका मिल रहा है राइट्स इशू में, ठीक है। अच्छा, कंपनी से खरीदने का मौका मिल रहा है, मतलब पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी फ्री में शेयर्स नहीं देगी। 100 शेयर्स कंपनी मेरे को दे रही है, फर्स्ट मौका दे रही है खरीदने का, बट कंपनी पैसे चार्ज कर रही है ना। अंडरस्टैंड? जब ये कंपनी का राइट्स इशू आया है ना, उस टाइम पे मार्केट प्राइस चल रहा था 700 रुपए। एयरटेल का शेयर का प्राइस कितना चल रहा था? 700 रुपए। और कंपनी क्या बोलती पता है? सुनो पुराने इन्वेस्टर, हमें और पैसा चाहिए, हम एफपीओ अनाउंस कर रहे हैं और ये पैसा हमें चाहिए कंपनी के ग्रोथ के लिए। और एक खास चीज क्या है? मार्केट प्राइस 700 चल रहा है, बट हम लोग आपको शेयर देंगे 535 पे सिर्फ। समझ में आ रही बात? देखो मेरा फायदा कितने का आप खुद कैलकुलेट करना। यहाँ पे कंपनी ने बोला आपको हम लोग 535 के प्राइस पे ये राइट्स इशू अनाउंस कर रहे हैं। एफपीओ का प्राइस कितना था? 535। जनरली जो भी कंपनी एफपीओ लाती है, राइट्स इशू लाती है, उसका जो प्राइस होता है मार्केट प्राइस से कम ही होता है। क्यों ऐसा? कॉमन सेंस यूज करो, मेरे को जवाब दो। चलो, एफपीओ कंपनी ला रही है, मार्केट प्राइस 700 चल रहा है, और कंपनी जब एफपीओ लाएगी तो मार्केट प्राइस से सस्ते में लाएगी। क्यों? वाई? सोचो, आंसर आएगा। बहुत कॉमन सेंस है। मैं भारतीय एयरटेल हूं, मेरे को और पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए। अभी फिलहाल फिलहाल कंपनी के शेयर का प्राइस 700 चल रहा है, और मैं लोगों को क्या बोलूं? एफपीओ अनाउंस कर रहा हूं, 800 रुपए निकालो। लोग क्या बोलेंगे? अरे भाई 800 रुपए कंपनी तेरे को क्यों देंगे, हमको तो 700 रुपए में शेयर का प्राइस मिल रहा है मार्केट में। जो चीज 700 में मिल रही है आप उसके लिए 800 दोगे क्या? नहीं। जो चीज 700 में मिल रही है, बट अगर कंपनी आपको 535 में देगी तो आप दोगे क्या? बिल्कुल देके आप कंपनी से शेयर्स लोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर कंपनी एफपीओ अनाउंस करती है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में अनाउंस करती है, अदरवाइज कंपनी से कोई शेयर क्यों खरीदेगा? सीधी सीधी बात है ना। कंपनी ने तो मेरे को क्या बोलेगी? अरे स्वप्निल सुन, पैसे चाहिए, 800 रुपए देगा क्या? मैं कंपनी को क्या बोलूंगा? भाई शेयर 700 में मिल रहा है, तेरे को 800 क्यों? तो मैं तो मार्केट से खरीद लूंगा। सिंपल लॉजिक। नाउ अंडरस्टैंड, अगर कंपनी का शेयर का प्राइस 700 चल रहा है और मेरे को 535 में कंपनी शेयर देने को रेडी है, तो क्या मेरे फायदे की बात हो रही है? मेरा पर शेयर फायदा कितना? निकालो कैलकुलेटर, यूज करो, रोज कैलकुलेटर लाना है आपको क्लास में। 700 माइनस 535 कितना? 165 रुपीज पर शेयर का फायदा। ये 165 रुपीज पर शेयर का फायदा इनटू मेरे को 1400 शेयर्स नहीं मिल रहे, मेरे पास थे 1400 शेयर्स, उसके लिए मैं एलिजिबल हूं सिर्फ 100 शेयर्स के लिए। व्हाई? बिकॉज द रेशियो इज 14:1। अंडरस्टूड और नॉट? मेरे पास 1400 शेयर्स थे, उसके बदले में मेरे को राइट्स पे पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ 100 शेयर्स मिल रहे हैं, तो 100 शेयर्स से ही मेरे को फायदा मिलेगा। वो 100 शेयर्स मेरे को कंपनी क्या प्राइस पे दे रही है? 535। और वो 100 शेयर्स की मार्केट में कीमत क्या है? 700। तो 100 शेयर्स के पीछे मेरा फायदा कितने का? 165। टोटल फायदा कितने का? 165 इंटू 100, 16,500। समझ में आया? ये बैठे बैठे फायदा, ठीक है। अच्छा, बट अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं कंपनी को बोलूं, अरे कंपनी मेरे को खरीदना नहीं है यार,
इतने पैसे नहीं है, मैंने ऑलरेडी 1400 शेयर्स खरीद लिए, पैसे अटक गए मेरे, मेरे को और नहीं खरीदना है। कंपनी क्या बोलती है, अरे सुनो तो सही, 535 पूरा अभी देना भी नहीं आपको, फायदा ही फायदा, मैं जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। कंपनी मेरे को कितने में दे रही है, 535, ठीक है। और कंपनी क्या बोल रही है पता है, अरे स्वप्निल मार्केट प्राइस से सस्ते में है, 700 रुपए कहां देता है, 535 दे दे, शेयर ले ले, फायदे की बात हो रही है। एक और चीज कंपनी क्या बोल रही है, अब भी 535 देना नहीं है, अभी तो सिर्फ 133 रुपीज देना है 133, हाँ आगे लेंगे आपसे 535 बट 3 साल में। ऐसा समझ लो 25% अभी लिया और बाकी का जो बचा कुछ 75% है 3 साल में 36 मंथ्स में देना है, मतलब सस्ते में भी मिल रहा है और आराम आराम से पैसा पे करूंगा मैं, मतलब ये तो बहुत ही सही ऑफर है यार। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? मेरे फायदे दो हो गए, कौन से दो फायदे, एक तो सस्ते में शेयर मिल गया, दूसरा पैसा पूरा भी देना भी नहीं है, आराम आराम से देना है, अरे वाह टेंशन ही नहीं है। तो बताओ क्या बहुत ज्यादा पुराने इन्वेस्टर्स राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। एक और चीज क्या करना चाहिए बताओ, आइडियली मैंने क्या करना चाहिए, अगर मैं समझदार हूं तो मेरे को राइट्स इशू का जो रिकॉर्ड डेट होता है उसके पहले और ज्यादा ओरिजिनल शेयर्स लेके बैठना चाहिए, जिससे मेरा राइट्स इशू का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। इमेजिन करो रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले मैंने 1400 के जो शेयर्स थे ना उसको मैंने डबल कर दिया, मेरे मेरे होल्डिंग को डबल कर दिया, मतलब 1400 का मैंने 2800 शेयर्स कर दिया, तो क्या होगा, नाउ आई एम एलिजिबल फॉर मोर राइट्स इशू। अब कितना हो जाएगा, 100 की जगह 200 शेयर्स का मेरे को राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मतलब मेरा और फायदा हो रहा है बैठे बैठे। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? बट ऐसे करने के लिए आपके पास बहुत पैसे चाहिए यार, क्योंकि आपको 1400 का डबल करना है शेयर्स, तो आपको और 1400 शेयर्स मार्केट प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात आपको? तो बच्चों यहाँ पे बेसिक चीज ये है कि अगर आप ज्यादा कुछ करोगे भी नहीं ना तो भी आपको फायदा होगा, आप 100 शेयर्स जो है वो सस्ते में रुक रुक के आराम से पैसा पे करके खरीद सकते हो। एक और खास चीज है, एक और खास चीज है, आपको पता है अगर आपको ये 100 शेयर्स नहीं भी खरीदना है ना तो भी आपका फायदा होगा। अंडरस्टैंड अब फायदा कैसे होगा, बहुत अच्छे से सुनना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब ये देख लो, एज एन ओल्ड इन्वेस्टर यू हैव टू ऑप्शन, या तो आप पार्टिसिपेट करो किसमें, राइट्स इशू में, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, और द सेकंड ऑप्शन इज रिनाउंस कर दो, ठीक है। अब ये रिनाउंस करना क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सुनो। कंपनी एफपीओ में पहला मौका किसको दे रही है, जल्दी बताओ, पुराने को या नए को? पुराने को, ठीक है, मैं पुराना इन्वेस्टर हूं, बट मैं कंपनी को क्या बोल रहा हूं, अरे यार मेरे को 1400 के ऊपर और शेयर्स नहीं खरीदना है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आपको पैसे चाहिए है ना, और कंपनी पैसे मांग रही है 25% अभी बैलेंस आपको और 2-3 साल में पे करना है, मैं बोल रहा हूं कंपनी को मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को नहीं खरीदना है, तो यहां पे एक और मेरे पास मौका है रिनाउंस करने का। रिनाउंस करना क्या होता है, सुनो अच्छे से सुनो। सपोज कोई नया इन्वेस्टर है, न्यू इन्वेस्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यू इन्वेस्टर, जिसके पास पहले से भारतीय एयरटेल के शेयर्स नहीं थे, अगर इसको भारतीय एयरटेल का शेयर परचेस करना है कंपनी से, कंपनी कितने में दे रही है, 535, बट कंपनी इसको नहीं देगी ना, कंपनी इसको क्यों नहीं देगी, क्योंकि राइट्स इशू सिर्फ पुराने इन्वेस्टर के लिए होता है, नए इन्वेस्टर को कंपनी 535 में नहीं देगी। कंपनी को यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये नए इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, सुनो अच्छे से, नया इन्वेस्टर पुराने इन्वेस्टर से वो राइट्स इशू का राइट परचेस कर सकता है। राइट परचेस करना मैं बताता हूं आपको, सुनो ये देखो, यहां पे क्या होगा पता है, आपको अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप आपके राइट को बेचो, इसको बोलते हैं राइट्स एंटाइटलमेंट को सेल करना, RE बोलते हैं। ये थोड़ा ना हैवी हो रहा है कॉन्सेप्ट, बट मैं फिर से स्लो स्लो बताऊंगा और कल फिर से आने के बाद रिवाइज भी कराऊंगा, फायदे वाली बात है ना, बहुत अच्छे से सुनना है इसको, ठीक है। देख लो, मैं पुराना इन्वेस्टर हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पार्टिसिपेट करो या तो अपना राइट किसी और को बेच दो, ठीक है। अच्छा ऐसे समझ लो कि राइट्स इशू में आपको अंदर एंटर होने के लिए पहले आपको पुराना इन्वेस्टर या तो बनना पड़ेगा, तो फिर पुराने इन्वेस्टर से राइट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले से पुराना इन्वेस्टर हूं तो या तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं, नहीं तो जो नया इन्वेस्टर है जिसके पास पहले से शेयर्स नहीं थे, अगर उसको कंपनी से खरीदना है तो उसको मेरे से राइट्स एंटाइटलमेंट खरीदना पड़ेगा। अब क्या होता है, आई विल गिव एन एग्जांपल नाउ,
मैं पुराना इन्वेस्टर हूं, मेरा नाम यहां लिख रहा हूं, ओल्ड इन्वेस्टर। सपोज दिनेश सर, ये मेरे फ्रेंड है और ये न्यू इन्वेस्टर है, ठीक है। दिनेश सर मेरे को बोलते हैं, अरे स्वप्निल, वो भारतीय एयरटेल ने राइट्स अनाउंस किया है, तू खरीद रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ नहीं यार, मेरे पास पैसा नहीं है, 1400 शेयर्स खरीद लिया और पैसा नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं, अरे मेरे को खरीदना है। मैं इनको समझा रहा हूँ, आप तो नए इन्वेस्टर हो, आपको कंपनी बेचेगी नहीं 535 पे, है ना? तो ये क्या बोल रहे पता है, एक काम कर, तेरा जो हक है ना वो मेरे को बेच दे। मैंने इनको मेरा राइट्स एंटाइटलमेंट सेल कर दिया। मतलब क्या बता रहा हूं, जब भी कंपनी का ऐसा एफपीओ आता है तो मेरे को ऑटोमेटिकली मेरे जितने शेयर्स के लिए एलिजिबल था मैं, उसका राइट्स एंटाइटलमेंट डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब एग्जांपल भी ध्यान दो, मेरे पास कितने शेयर्स थे, ओरिजिनल शेयर्स मेरे पास कितने थे, इसके लिए मैं कितने शेयर्स के लिए एलिजिबल था, तो मेरे पास राइट्स एंटाइटलमेंट कितने शेयर्स का आ गया, 100। अगर मेरे को नहीं खरीदना है कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट्स एंटाइटलमेंट कोई नए इन्वेस्टर को बेच दो। अब राइट्स एंटाइटलमेंट आपको पता है भारतीय एयरटेल का क्या प्राइस पे उसका ओपन हुआ, जब इसका राइट्स इशू आ रहा था, इट वाज ओपन एट 200 रुपीज। 200 रुपए में मैंने सपोज किसी नए इन्वेस्टर को राइट्स एंटाइटलमेंट बेच दिया। इसका मतलब क्या पता है, ये 1400 शेयर्स तो मेरे पास है पहले से, 100 शेयर्स का फ्री में जो मेरे को हक मिला था मैंने किसी और को बेच दिया। मेरा फायदा कितने का आप जल्दी से कैलकुलेट करो, 100 इंटू 200, 20,000 का फायदा। पैसा कंपनी को दिया ही नहीं मैंने, मैंने राइट बेच दिया किसी और को, मेरा फायदा हो गया। सही है ये तो। बट दिनेश सर बेवकूफ है फिर तो। क्यों बेवकूफ है, देखो अभी मैं बता रहा हूं, पहले 200 रुपए दे के एक शेयर का हक खरीदा, अब कंपनी को 535 देंगे, 535, और किसी से पहले हक खरीदा, कितना हो गया टोटल खर्चा, 735। मार्केट में क्या प्राइस में मिल रहा था एयरटेल का शेयर, 700। बताओ अगर आप नए इन्वेस्टर हो, 700 रुपए डायरेक्टली देकर आप शेयर खरीद लोगे, या इस तरीके से कंपनी को 535 देके किसी पुराने इन्वेस्टर को आप 200 रुपए देके ये खरीदने में समझदारी, बताओ 700 देना अच्छा है या 735? आंसर इज 735 देना अच्छा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को 535 अभी देना नहीं है, 3 साल में देना है। तो दिनेश सर रेडी हो गए, क्योंकि पैसा 200 अभी दे रहे हैं, फिर कंपनी को 25% अभी दे रहे हैं, अब बाकी का आराम से दे रहे हैं। तो राइट्स एंटाइटलमेंट में पुराने इन्वेस्टर का भी फायदा होगा, नए का भी फायदा होगा। पुराने का फायदा कैसे, पुराने ने तो बैठे बैठे डायरेक्टली 100 शेयर्स का राइट्स एंटाइटलमेंट सेल कर दिया, और नए वाले ने अभी राइट्स एंटाइटलमेंट का पैसा दिया और कंपनी को 535 में से 25% दिया, बैलेंस अमाउंट आराम से पे करा, दोनों का फायदा, विन विन सिचुएशन। समझ में आया क्या, हाँ या ना? तो ये दोनों के फायदे की बात है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ बहुत बेवकूफ लोग होते हैं। क्यों बोल रहा हूं ऐसे, अब बता रहा हूं। रेशियो क्या था राइट्स एंटाइटलमेंट का, 14:1। आपको पता है अगर आपके पास 1400 शेयर्स है तो आपको 100 शेयर्स मिलना चाहिए था, लॉजिकली ज्यादा भी मिल सकते हैं। कैसे कैसे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भारतीय एयरटेल के शेयर्स है, लेके भूल गए, और अकाउंट पे राइट्स एंटाइटलमेंट भी आया, उसको बेचना भी भूल गए। वो राइट्स एंटाइटलमेंट का विंडो 15-20 दिन के लिए होता है, 15-20 दिन में नहीं बेचा, गायब, अकाउंट से गायब। और 15 दिन में बेचा तो 200 रुपए इंटू 100 का फायदा। अगर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि एयरटेल का क्या शेयर का भाव चल रहा है, उसके डीमैट अकाउंट में पड़े थे, उसका वो मौका भी चला जाएगा, और मौका चला गया तो किसी और पुराने इन्वेस्टर ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो मिल जाएंगे उसको। इसलिए सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा, है ना? जो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, जिनको पता होता है कि कंपनी राइट्स इशू अनाउंस कर रही है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों एक चीज बता रहा हूं, देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स जिन्होंने एयरटेल के शेयर्स परचेस किए, जिनके दादाजी के अकाउंट में थे, जिनके पापा के अकाउंट में थे, और वो लेके भूल गए। पता ही नहीं बच्चों को कि एयरटेल के शेयर्स है और करोड़ों रुपए के शेयर्स, है ना? और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कंपनी का मेल आता है राइट्स इशू में, 14 डेज में रिप्लाई करना पड़ता है, खरीदना है या रिनाउंस करना है। ना तो खरीदने का कुछ रिप्लाई किया, ना तो रिनाउंस करने का रिप्लाई किया, गए पैसे गए, है ना? मौका चला गया बेचने का, और वो मौका किसी और को मिल सकता है। अगर किसी ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो फायदा हो सकता है। तो ये समझदारी वाली बात है, जो एक्टिव इन्वेस्टर है उसका फायदा हो सकता है। फिर से रिपीट करो, आपको इसका समरी बताना है। बताओ पुराने इन्वेस्टर के कैसे फायदे हो सकते हैं। या तो खुद पार्टिसिपेट करेगा, कंपनी को पैसा देगा, रुक रुक के आराम से सस्ते में मिल गया, सीधा सीधा फायदा। पार्टिसिपेट नहीं करना है तो अपने राइट को बेच दो, उसको बोलते रिनाउंस करना। किसको बेचेगा?
कोई नए इन्वेस्टर को, और वो क्या बेच रहा है, राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट होता है आपके डीमैट अकाउंट में, 100 शेयर्स का यहाँ पे क्रेडिट हो गया था, मैंने बेच दिया। मैंने क्यों बेचा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत शेयर्स थे भारतीय एयरटेल के। यू वोंट बिलीव, एक टाइम पे, इस टाइम पे 2021 में मेरे डीमैट अकाउंट में, मैं नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं बताऊंगा कितने थे, बट मैं ये बताऊंगा कि मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 20% एक ही कंपनी में था, भारतीय एयरटेल। पूरे पोर्टफोलियो का 20% मैंने इसमें लगा लिया, एक ही कंपनी लगा लिया। दिस इज अ वेरी हाई एलोकेशन। एक और चीज बता रहा हूं, मेरा और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं था, मतलब मैं सिर्फ इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करता हूं, मेरा रियल एस्टेट में बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब मैं जो भी क्लासेस से पैसे कमा रहा हूं, इमेजिन करो मैंने पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया, उसमें से 20% एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया, और वो कंपनी से मेरे को जो रिटर्न मिला राइट्स एंटाइटलमेंट के थ्रू, दैट वाज ह्यूज, दैट वाज अ डिसेंट अमाउंट। कैलकुलेट मत करो, है ना, मैं बता रहा हूं आपको कि अच्छा एक और चीज, ये 20% एकदम से इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, अगर कल को कंपनी का भाव गिर जाता था तो। बच्चों एक्चुअली है ना, दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन साइजिंग, है ना, स्टॉक मार्केट में एक वर्ड है पोजीशन साइजिंग। बहुत लोग क्या करते पता है, अपने डीमैट अकाउंट में 100 कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 100 कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, एक का भी डबल हो गया, आपका पोर्टफोलियो तो हलेगा नहीं जगह से, है ना। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि कोई कंपनी अच्छा करेगी, तो आपको आपके पोर्टफोलियो का ज्यादा पोजीशन लेके बैठना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने लाइफ में ऐसे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जो रिस्की है, बट उनको बहुत रिवॉर्ड किया। आपको एक चीज बताऊं, राधा किशन दवानी जी का जो मैं इतना नाम लेता हूं, इन्होंने जो डीमार्ट स्टार्ट किया, डीमार्ट स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा कहां से है इनके पास शुरुआत में? द आंसर इज ही वाज अ वेरी गुड इन्वेस्टर इन इन्फोसिस। एक पॉइंट पे उनके पोर्टफोलियो का 50% सिर्फ इन्फोसिस का एक ही शेयर था। आप इमेजिन करना एलोकेशन कितना हाई हो गया। इन्फोसिस अगर परफॉर्म करता है तो उनकी लाइफ बन गई पूरी, बिकॉज ऑफ दैट वन कंपनी, है ना। तो अपने को ऐसे कंपनीज जो बहुत कॉन्फिडेंस, बट ये कब करना चाहिए जब आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि कंपनी बहुत अच्छा करेगी। आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा करेगी। उसके रीजंस भी थे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स कम हो रहे थे, और ये सब्सक्राइबर्स कहाँ जा रहे थे, भारतीय एयरटेल और जियो के पास जा रहे थे, एंड भारतीय एयरटेल का प्रॉफिट बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, और वो रीजन की वजह से कंपनी को और पैसा चाहिए था। एफपीओ अनाउंस किया, वहां पे भी मेरा फायदा हुआ, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आप शेयर का उसका चार्ट चेक करना, कोविड से राइट, और शेयर कहां से कहां चला गया, इसको बोलते हैं अ वेरी स्टेडी ब्यूटीफुल चार्ट। वो शेयर गिरा ही नहीं, ज्यादा डिप दिया ही नहीं वो शेयर, वो हर बार बढ़ते गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी 1800-1900 कुछ शेयर का प्राइस होगा, एंड आई वाज इन्वेस्टेड इन भारतीय एयरटेल एट अराउंड 500 रुपीज 600 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और फिर बाद में मैंने एग्जिट कर लिया। उसके अलग रीजंस थे, बट मैं बता रहा हूं आपको कि राइट्स इशू का मेन मुद्दे पे आता है। राइट्स इशू से इतना फायदा हो सकता है। पुराने इन्वेस्टर के दो फायदे, जल्दी बताओ समरी। पुराने इन्वेस्टर को दो फायदा क्या होगा, या तो वो पार्टिसिपेट करेगा सस्ते में और रुक रुक के पैसा पे करेगा। पार्टिसिपेट करने की इच्छा नहीं है, पैसा खत्म हो गया, क्या करो, राइट्स एंटाइटलमेंट सेल कर दो। बट राइट्स एंटाइटलमेंट जल्दी बेचना पड़ता है, 14 दिन में। उसका एक विंडो होता है, वो विंडो में बेचना पड़ता है। अगर आपने नहीं बेचा तो गया काम से, वो गायब हो जाएगा, फिर आपके अकाउंट से उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर आप नए इन्वेस्टर हो दिनेश सर जैसे, तो भी आपका फायदा हो सकता है। कैसे? पुराने वाले से राइट्स खरीदो और बाद में कंपनी को रुक रुक के पैसा दो, विच इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, ठीक है। तो दोनों की बात मैंने बताई है, एंड ये सब कुछ लिखा है नोट्स में। एक चीज और, राइट्स इशू में भी क्या रिकॉर्ड डेट होगा? आंसर इज यस। जो भी कंपनी राइट्स इशू अनाउंस कर रही है, वो एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है। अगर आपने रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले शेयर परचेज किए, तो आप भी पुराने इन्वेस्टर जैसा राइट्स एंजॉय करोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मतलब मैं जैसे पहले से लेके बैठा था, वैसे आपको पहले से लेके बैठने की जरूरत नहीं है। आप देखो स्क्रीनर पे राइट्स इशू सर्च करो, और आपको लिस्ट मिलेगा कौन से कंपनीज राइट्स इशू अनाउंस कर रहे हैं। और अगर आपके पास पहले से शेयर्स नहीं है, चलेगा, रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले खरीदो, कंपनी को लगा कि आप पुराने इन्वेस्टर हो, क्योंकि रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम आ गया, और रिकॉर्ड डेट के दिन नाम है मतलब आप एलिजिबल हो राइट्स इशू के लिए। गेटिंग दिस और नॉट? तो बहुत फायदा निकाला जा सकता है इसका। डिविडेंड में उतना फायदा नहीं होगा जितना राइट्स इशू में होगा। बहुत रेयरली राइट्स इशू का मौका मिलता है, और राइट्स इशू का मौका छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोज रेगुलेशन 30 पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे। नहीं तो स्क्रीनर पे जाके राइट्स इशू सर्च करो,
आपको मिलेंगे बहुत सारी कंपनीज जो अभी रिसेंट राइज इशू अनाउंस करे, पढ़ो तो आपको समझेगा रिकॉर्ड डेट क्या है, उसके एक दिन पहले लेके बैठ जाओ। सो मौके बहुत है कमाने के, बट एक्टिवली देखना चाहिए। जो बहुत सावधान और सतर्क रहता है उसका पैसा बन सकता है। ये तो बहुत इजी इजी तरीके हो गए पैसे कमाने के, राइट। इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा बताओ जल्दी से। इस लेक्चर में मैंने आपको फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताया, इस लेक्चर में मैंने आपको स्टॉक स्प्लिट बताया, स्टॉक स्प्लिट में क्या किसके टुकड़े हो रहे हैं, फेस वैल्यू के, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने आपको बोनस बताया, बोनस में टुकड़े किसी के नहीं हो रहे, शेयर्स डबल हो रहे हैं और शेयर कैपिटल भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया राइस इशू, वेरी इंटरेस्टिंग। विल स्टॉप हियर। वो भारतीय एयरटेल का एग्जाम्पल भी लिखा है नोट्स में, आप चेक करोगे घर पर आराम से, आपको समझेगा। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि बर्कशायर हैथवे का स्टॉक का प्राइस क्या है वो बताओ। बहुत सिंपल सा होमवर्क है, ठीक है। चलो विल स्टॉप हियर।